वेरी गुड मॉर्निंग पीपल। तुम वालों मेरी आवाज आ रही है? ओके। ना, आई हैव सेड यू कि हम लोग लगभग चालू करेंगे मिसलेनियस प्रोविजंस, बट बिफोर दैट आई वांट टू कंप्लीट टू स्मॉल चैप्टर्स that is in the way of assessment procedure. First one is collection and recovery of the tax, and the second one is liability in certain cases. और आज ही ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे एंड विल बी स्टार्टिंग विद मिसलेनियस प्रोविजंस. दिस इज 2 चैप्टर. बेसिकली इट इज नॉट अ चैप्टर. कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स जो है वो टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स करके जो चैप्टर है उसके अंदर का एक पोर्शन है. लायबिलिटी ऑफ सर्टेन केसेस जो है वो फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट है, उसका एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो कोई अलग चैप्टर नहीं है मॉड्यूल में. तो ये जो चीजें हैं वो हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे. नहीं अक्षय, देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम इन योर जूम इटसेल्फ बिकॉज आई गेस. फिर से एक बार कंफर्म कर रहा हूँ, जूम वालों मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? ओके, यस, परफेक्ट. कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ द टैक्स. लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर. ये चैप्टर छोटा सा, ये क्या बोलना चाहता है कि कभी भी कोई टैक्स की डिमांड आती है तो वो डिमांड किस तरीके से पे होगी, कितने टाइम में पे होगी, अगर अपील की वजह से वो डिमांड बढ़ गई तो क्या, कम हो गई तो क्या, अगर आपने वो विद इन अ पीरियड पे नहीं किया तो कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितनी पेनल्टी लगेगी, और इन सब के बावजूद अगर पे नहीं करोगे तो उसकी रिकवरी किस तरीके से हो पाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट पेमेंट, कलेक्शन एंड रिकवरी रादर. अच्छा, कभी भी किसी असेसमेंट के अंदर कोई टैक्स की नोटिस आती है, डिमांड आती है, तो वो कितने टाइम में पे कर देनी पड़ती है? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज. और जेसीआईटी की अप्रूवल लेके वो 30 डेज का टाइम कम भी हो सकता है. अब ये जो 30 डेज के अंदर हमें चीजों को कंप्लीट करना है, ये लिखा है सेक्शन 156 की डिमांड नोटिस कि भाई अगर सेक्शन 156 की डिमांड नोटिस है तो 30 दिन के अंदर पे करना है. ये 30 डेज का टाइम लिखा है सेक्शन 220 ने. ऊपर देखो, हर केस में सेक्शन 156 नहीं आता. व्हेन यू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम तो उसका इंटीमेशन आता है 143 सबसेक्शन 1 का. टीडीएस रिटर्न फाइल करोगे 200 ए, टीसीएस रिटर्न फाइल करोगे 206 सी, सीबी रादर. और ये जो 200 143(1), 200 ए, 206 सीबी, ये सब जो इंटीमेशन होते हैं, दे देमसेल्व्स आर डिमांड नोटिस. तो जो बाकी सब असेसमेंट होता है, पेनल्टी होती है, उसके लिए सेपरेट नोटिस आती है सेक्शन 156 की. और जो नॉर्मल हमारा रिटर्न, टीडीएस रिटर्न, टीसीएस रिटर्न होता है, उसके लिए हमारा इंटीमेशन आता है, वही डिमांड नोटिस बन जाती है. और ये सबको कितने टाइम के अंदर पे करना है ये लिखा हुआ है सेक्शन 220 के अंदर. सेक्शन 220, टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ द टैक्स इन नोटिस ऑफ डिमांड. अभी जो नोटिस ऑफ डिमांड है उस पे एरो करके लिखो, सेक्शन 156 ऑब्लिक 143(1), 200 ए, 206 सीबी. 156, 143(1), 200 ए, 206 सीबी. तो बाकी सब पेनल्टी, इंटरेस्ट, सबके लिए 156 की डिमांड नोटिस, और रिटर्न, टीडीएस रिटर्न, टीसीएस रिटर्न, इन सब के लिए इंटीमेशन. अच्छा, ये जो भी नोटिस ऑफ डिमांड है टैक्स, अदरवाइज देन एडवांस टैक्स. तो देखो, एडवांस टैक्स के लिए जनरली डिमांड नोटिस नहीं आती, और अगर आती भी है तो वो कंपलसरी नहीं होती. वो अगर आप पे नहीं करोगे तो भी चलेगा, वो आपको इंटरेस्ट के साथ असेसमेंट ईयर में पे करना है. तो अच्छा, बहुत सारे केसेस में ना एडवांस टैक्स की भी वैसे डिमांड नोटिस आती है. कई सारे केसेस में उन लोगों को ऐसे प्रॉपर एक टारगेट दिया जाता है कि तुम्हारे वार्ड में लास्ट टाइम इतना एडवांस टैक्स आया था, इस बार भी आना चाहिए. तो वो लोग डिमांड नोटिस भेजना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारा लास्ट टाइम भी एडवांस टैक्स था, करंट ईयर में भी पे करो. पर इसके थ्रू आप पे कर ही दो, ऐसा जरूरी नहीं है. आप नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना ही है असेसमेंट ईयर में विद इंटरेस्ट. तो यहाँ पे एडवांस टैक्स के अलावा हर कोई टैक्स की बात हो रही है. कितने दिन में पे करना है? टू बी पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज. और ये 30 दिन का पीरियड कहां से गिनना है? फ्रॉम द सर्विस ऑफ द नोटिस. तो नोटिस की डेट नहीं देखनी है, हमें कब मिला वो देखना है, सर्विस ऑफ द नोटिस. एओ में विद प्रायर अप्रूवल ऑफ जेसीआईटी
order for the lesser time. There is no power to increase the time in this section. है एक इंक्रीज का एक्सटेंशन का पावर है अलग सबसेक्शन में, ये सबसेक्शन के अंदर इंक्रीज करने का पावर नहीं है, टाइम को रेड्यूस करने का पावर है। पर वो रेड्यूस करने का पावर जो है वो किसकी अप्रूवल के बाद होगा? जेसीआईटी की अप्रूवल के बाद होगा। अच्छा, 220 सबसेक्शन 1 बोल रहा है 30 दिन के अंदर पे करो। अगर पे नहीं करोगे तो क्या होगा? 220 सबसेक्शन 2 अट्रैक्ट हो जाएगा, कॉल्ड एज इंटरेस्ट। देखो आपका 234 ए लगना चालू है, 234 बी लगेगा, 234 सी लगेगा, वो सब इंटरेस्ट तो नॉर्मली लगेंगे। पर ये 30 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो और एक इंटरेस्ट लग जाएगा 220 सबसेक्शन 2। इंटरेस्ट इफ नॉट पेड विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 220 सबसेक्शन 1, अगर वो 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया तो हर महीने का 1% इंटरेस्ट लग जाएगा, जितना डिले करोगे उसके हिसाब से। मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, इंटरेस्ट एट द रेट 1% फॉर द मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। कब से लगेगा? फ्रॉम द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द एंड ऑफ द डेट अंडर द नोटिस। तो मान लो किसी नोटिस में लिखा है कि यू हैव टू पे अप टू 25 सितंबर, तो 26 सितंबर से ये इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा, इमीडिएट आफ्टर द डेट एंडिंग इन द मेंशन इन द नोटिस। अच्छा, कब तक लगेगा ये इंटरेस्ट? पेमेंट करोगे तब तक। तो नोटिस का टाइम खत्म होने के बाद से ही 1% चालू हो जाएगा। कब तक लगेगा? पेमेंट करोगे तब तक। If due to section 154, tell me what is section 154? Rectification. 155, rectification in special cases, वो जहां पे अलग सा थोड़ा टाइम बताया गया था। 250 appeal of CIT appeals, 254 ITAT, 260 High Court, 262 Supreme Court, 264 rectification in the favor of assessing for reduction। देखो यहाँ पे 263 मेंशन नहीं है। 263 क्यों मेंशन नहीं है? इट इज द रिवीजन इन द फेवर ऑफ डिपार्टमेंट। वहां पे आपका टैक्स कम नहीं होने वाला है, बढ़ने वाला है। यहाँ पे रिडक्शन की बातें हो रही है कि भाई अगर इन सेक्शंस के वजह से, रिवीजन के वजह से, अपील के वजह से, रेक्टिफिकेशन के वजह से योर टैक्स इज रेड्यूस्ड, देन इंटरेस्ट विल आल्सो रेड्यूस एंड एक्सेस विल बी रिफंडेड। तो अगर मान लो 30 दिन तक उन्होंने बोला था 10 लाख का पेमेंट करो, आपने नहीं किया, तो 10 लाख जैसे ही 30 दिन का टाइम खत्म हुआ उसके बाद से हर महीने का 1% इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा, पे करोगे तब तक। पर मान लो अपील में बोला गया कि नहीं 10 लाख नहीं, तुम्हारी नोटिस तो सिर्फ 2 लाख की होनी चाहिए, तो तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो फिर से कैलकुलेट किया जाएगा एज इफ द ओरिजिनल नोटिस इज ओनली ऑफ 2 लाख, और जो एक्सेस 8 लाख का इंटरेस्ट उन्होंने अब तक कैलकुलेट किया था वो क्या हो जाएगा? रेड्यूस हो जाएगा। और अगर वो तुमने पे कर दिया था तो उसका क्या मिल जाएगा? तुम्हें रिफंड मिल जाएगा। पर अगर मान लो इन सारे सेक्शंस के वजह से, या तो सेक्शन 263 के वजह से, 263 अब नया ऐड हुआ है यहाँ पे, वो क्या है? रिवीजन इन द फेवर ऑफ डिपार्टमेंट, जहां पे टैक्स क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। इफ इट इज इंक्रीज, अगर तुम्हारा टैक्स इंक्रीज हो गया, टैक्स इंक्रीज, देन इंटरेस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। कब से इंक्रीज होगा? फ्रॉम इमीडिएटली एंडिंग द डेट ऑफ फर्स्ट नोटिस टिल द डेट ऑफ पेमेंट। इसका मतलब क्या निकलता है? मान लो 143(3) का ऑर्डर आया नॉर्मल असेसमेंट का, जहां पे बोला था तुम्हारा टैक्स पेबल 15 लाख का है, 30 दिन के अंदर पे करो। 30 दिन का टाइम खत्म हो गया, फिर भी तुमने पे नहीं किया, हर महीने का 1% इंटरेस्ट लगना चालू हो गया। अब सीआईटी अपील ने बोला नहीं नहीं 15 लाख का नहीं, तुम्हारा टैक्स पेबल तो होना चाहिए 20 लाख का। दे इंक्रीज माई टैक्स। तो ये जो एक्सेस 5 लाख है ना, ये अज्यूम करो कि पहले से पेएबल था। तुम्हारा जो सबसे पहला नोटिस डिमांड आया था ना, उसमें ही 15 लाख की जगह अगर 20 लाख होता तो आज कितना इंटरेस्ट लगता? अकॉर्डिंगली यू हैव टू पे दैट हायर इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अगर तुम्हारा अमाउंट बढ़ता है किसी अपील में तो इंटरेस्ट भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ेगा और तुम्हें पे करना पड़ेगा। अब देखो दोनों जगह पे एक ब्रैकेट मैंने लिखा हुआ है। फ्यूचर में अगर तुम्हारा टैक्स कभी भी रिड्यूस होता है तो उसके लिए कोई इंटीमेशन ही चाहिए, दूसरा डिमांड नोटिस नहीं आएगा कि भाई रिवाइज डिमांड नोटिस, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ एक इंटीमेशन आ जाएगा कि पुराना डिमांड नोटिस उसकी अमाउंट बदल गई। पर अगर फ्यूचर में तुम्हारा टैक्स पेएबल बढ़ रहा है तो जो एडिशन हुआ ना उसकी एक फ्रेश नोटिस भी इश्यू की जाएगी। ये हम आगे भी पढ़ रहे हैं प्रोविजन। कभी भी फ्यूचर में टैक्स पेबल बढ़ता है तो जितना टैक्स पेबल हमारा बढ़ा उसके लिए नया नोटिस ऑफ डिमांड ऑलवेज भेजना पड़ता है, फ्रेश नोटिस इज रिक्वायर्ड। तो ये हमेशा ध्यान रखना, टैक्स कम होता है तो कोई दूसरा डिमांड नोटिस नहीं आएगा, सिर्फ एक इंटीमेशन आ जाएगा। अगर तुम्हारा टैक्स बढ़ रहा है तो उसका एक फ्रेश नोटिस इश्यू किया जाएगा, फ्रेश डिमांड नोटिस इश्यू किया जाएगा।
तो 220 सबसेक्शन 1 बोला 30 दिन में पे करो, 220 सबसेक्शन 2 बोला अगर पे नहीं किया तो उसके बाद हर महीने 1% इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। फ्यूचर में अगर तुम्हारा टैक्स पेबल कम हो जाएगा तो वो इंटरेस्ट रिफंड कर दिया जाएगा, अगर टैक्स पेबल बढ़ता है तो उतना इंटरेस्ट भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ जाएगा। 220 सबसेक्शन 2A इज गिविंग अ पावर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, ये एक सी ज्यादा आ गया, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर मैं वेव और रेड्यूस द इंटरेस्ट इफ इंटरेस्ट रिडक्शन या वेवर, ये दोनों का पावर है। पर ये पावर एओ को नहीं दिया, एपेलेट अथॉरिटी को भी नहीं दिया, ये पावर सिर्फ इन 4 अथॉरिटी को दिया। तो अगर किसी एओ ने आप पे इंटरेस्ट लगा दिया, टैक्स रिकवरी ऑफिसर ने आप पे इंटरेस्ट लगा दिया, तो यू हैव टू गो विद दैट जुरिडिक्शनल सीआईटी चीफ कमिश्नर एक्सेट्रा फॉर रिक्वेस्टिंग देम टू वेव द इंटरेस्ट। और वो लोग वेव करेंगे भी, रेड्यूस करेंगे भी अगर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट विल कॉज जेन्युइन हार्डशिप। ये पहला रीजन है कि भाई क्यों वो लोग आपका इंटरेस्ट रिड्यूस करेंगे या वेव करेंगे। तो अगर इंटरेस्ट का पेमेंट करना जेन्युइन हार्डशिप है तो, या तो दूसरा रीजन डिफॉल्ट इज ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ असेसी एंड असेसी हैज कोऑपरेटेड इन द इंक्वायरी। कोई ऐसे रीजन की वजह से डिले हो गया, फॉर एग्जांपल जीएसटी वालों ने तुम्हारा बैंक अकाउंट अटैच करके रखा हुआ है और उसकी वजह से तुम इनकम टैक्स की डिमांड पे ना कर पाए, तो भी तुम्हारे पास पैसा था, इट वाज नॉट कॉजिंग जेन्युइन हार्डशिप, यू आर रिच इनफ टू पे दैट इंटरेस्ट, पर पूरा बैंक अकाउंट ऑलरेडी जीएसटी वालों ने अटैच करके रखा है, सीज करके रखा है, मैं पेमेंट करूं कहां से। इट वाज अ रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ असेसी एंड असेसी हैज कोऑपरेटेड। उसने पहले से ये सब हमें बताया था, उसने कोऑपरेट किया था कि जैसे ही अटैच खत्म होगा हम इनकम टैक्स का पेमेंट कर देंगे। तो ये सब देखते हुए यहाँ पे जो हायर अथॉरिटीज है वो इंटरेस्ट रिड्यूस कर सकती है या तो वेव भी कर सकती है, तो वो चाहे उस तरीके से। अच्छा, ये दो अलग अलग रीजन हो गए, पहला रीजन जेन्युइन हार्डशिप है तो, और दूसरा रीजन अगर रीजन वाज बियॉन्ड द कंट्रोल प्लस असेसी हैज कोऑपरेटेड इन द इंक्वायरी। ये दोनों रीजन के वजह से हायर अथॉरिटी आपका इंटरेस्ट रिड्यूस कर सकती है या तो वेव कर सकती है। अच्छा, ये जो भी रिडक्शन या वेवर का ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर विद इन 12 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड, इतने टाइम में पास कर देना पड़ेगा। तो हायर अथॉरिटी के पास आप जब भी एप्लीकेशन लेके गए कि मेरा इंटरेस्ट कम करके दो, ये एप्लीकेशन का महीने के 12 महीने के अंदर अंदर दे विल इश्यू नेसेसरी ऑर्डर कि भाई हाँ, या तो एक्सेप्टेंस या तो रिजेक्शन। अच्छा, अभी एक और चीज इसमें हो सकती है, एंड व्हाट इज दैट। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आई फाइल्ड माय रिटर्न ऑफ इनकम ऑन 23 जुलाई 2024। 23 जुलाई को मैंने रिटर्न फाइल किया, शोइंग दैट माय टैक्स पेएबल इज ₹1,00,000, अगेंस्ट दैट मेरा टीडीएस डिडक्ट हो चुका है 1,00,000, टैक्स पेएबल आएगा 0। बट नाउ व्हाट वाज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम वाज ये जो 1,00,000 रुपए का टीडीएस है, ये मेरे 26 एएस में अभी तक आया ही नहीं है। ये मेरे 26 एएस में क्यों नहीं आया? क्योंकि जो मेरा डिडक्टर है उसने ये टीडीएस अभी तक डिपॉजिट ही नहीं करवाया। अब बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंड इज 143(1) का इंटीमेशन आ गया, और इंटीमेशन में क्या बोला गया? टैक्स पेबल 1,00,000, तुम्हारा कोई टीडीएस ऐसा है ही नहीं जो तुम क्लेम कर रहे हो, इसीलिए टैक्स पेबल कितना निकला? 1,00,000। और यही हो गया डीम्ड डिमांड नोटिस। और ये कितने टाइम में पे कर देना पड़ेगा? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। मैं नहीं कर रहा हूं पे, क्योंकि मुझे पता है कि डिडक्टर हैज प्रॉमिस्ड मी कि वो अप्रोप्रिएट टाइम में डिपॉजिट कर देगा। तो वो मैं क्या करूंगा, जब भी वो डिपॉजिट कर देगा मैं रेक्टिफिकेशन फाइल कर दूंगा, और रेक्टिफिकेशन फाइल करके ये डिमांड मैं रिमूव करवा दूंगा। अब हुआ ये कि इसका 30 दिन का टाइम चला गया, फिर भी उसने डिपॉजिट नहीं करवाया। उसके बाद मेरा 1% के हिसाब से इंटरेस्ट लगना चालू हो गया हर महीने का। अब फाइनली 5 महीने बीत गए। अब इनकम टैक्स अथॉरिटी का फिर से एक लेटर आया कि तुम्हारा 1,00,000 का टैक्स तो भरना है, प्लस तुम्हारा और 5 महीने का डीले है, तो 5% तुम्हें इंटरेस्ट भी भरना है। अब इस 5वें महीने के एंड पे आई एम सपोज टू पे 1,05,000, पर एट दिस मोमेंट माय डिडक्टर डिपॉजिटेड द अमाउंट टू द गवर्नमेंट। पर अब सोचो होगा क्या? डिडक्टर को भी तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ लेट डिपॉजिट ऑफ द टीडीएस। तो यही 1,00,000 रुपए पे मुझे भी हर महीने का 1% इंटरेस्ट लगा, और सामने जो मेरा डिडक्टर था उसको हर महीने 1.5% का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि उसने टीडीएस लेट डिपॉजिट करवाया। तो उसको भी इंटरेस्ट लगा, मुझे भी इंटरेस्ट लगा। यही 1,00,000 रुपए पे वो 1.5% हर महीने का भर रहा है, मैं 1% हर महीने का भर रहा हूं।
तो ये तो डबल डबल इंटरेस्ट हो गया। और इसीलिए लास्ट बजट में एक अमेंडमेंट आया, डबल इंटरेस्ट एलिमिनेशन। इफ इंटरेस्ट इज चार्ज्ड अंडर सेक्शन 201 सबसेक्शन 1A या तो 206 सी सबसेक्शन 7, लेट डिपॉजिट ऑफ टीडीएस, लेट डिपॉजिट ऑफ टीसीएस। तो अगर डिडक्टर या कलेक्टर ने ऑलरेडी इंटरेस्ट पे कर दिया, then no interest on the same amount for same period under 220 subsection 2। तो जितने टाइम तक डिडक्टर या कलेक्टर को इंटरेस्ट पेएबल था उतने टाइम तक मुझे वो इंटरेस्ट वापस से नहीं लगेगा, वरना ये डबल इंटरेस्ट हो जाएगा, और उसको ये सेक्शन ने एलिमिनेट कर दिया। तो अगर आप लोग डिमांड जो आई उसके 30 डेज के अंदर अंदर टैक्स का पेमेंट नहीं करोगे तो हर महीने का 1% इंटरेस्ट लगेगा, पर इसके दो एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन, अगर आपका लेट टीडीएस या लेट टीसीएस की वजह से इंटरेस्ट लग रहा है और वो डिडक्टर कलेक्टर को भी इंटरेस्ट लग गया तो आपको दोबारा इंटरेस्ट नहीं लगेगा। या दूसरा, मान लो आपका खुद का ही टैक्स पेएबल है पर आपका जेन्युइन हार्डशिप है या तो रीजन बियॉन्ड कंट्रोल है, तो आप हायर अथॉरिटी को एप्लीकेशन करके क्या करवा सकते हो, ये डिमांड को रिमूव करवा सकते हो। हाँ, उसके पहले डबल इंटरेस्ट चार्ज होता था, यस। नहीं, ऑर्डर आएगा वहां तक का इंटरेस्ट। मान लो ऐसा हुआ, इसका डाउट ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन की कि भाई ये इंटरेस्ट गलत है, इसको वेव कर दो, और उसके बाद 12 महीने के अंदर अंदर उन लोगों को ऑर्डर पास करना है, या तो एक्सेप्टेड या तो रिजेक्टेड। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर दी एप्लीकेशन तो चलो मेरा इंटरेस्ट जो है वो वेव हो जाएगा, बात ही खत्म हो गई। अगर उन्होंने रिजेक्ट की एप्लीकेशन कि नहीं हम तुम्हारा इंटरेस्ट वेव नहीं करेंगे, और अगर अभी तक मैंने वो टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, तो तब तक इंटरेस्ट कंटिन्यू रहेगा। ऐसा नहीं कि मैंने एप्लीकेशन की तब से स्टे हो गया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो कंटिन्यूअसली लगता जाएगा, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो वो लोग जितना डिले करेंगे ऑर्डर पास करने में, मुझे भी उतना हर महीने का 1% इंटरेस्ट एड ऑन होता जाएगा। हाँ, अगर वेव कर देते हैं तो सब कुछ वेव हो जाएगा, पर अगर वेव नहीं करते तो मुझे उन महीनों का भी हर महीने का 1% इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। अच्छा, 220 सबसेक्शन 3 एओ में, अच्छा इसको इंपॉर्टेंट टिक कीजिए। Interest would be levied on the deductor who has collected but not deposited, करेक्ट। तो टीसीएस है तो कलेक्टर जिन्होंने डिपॉजिट नहीं करवाया, और टीडीएस है तो डिडक्टर जिन्होंने डिपॉजिट नहीं करवाया, उनको इंटरेस्ट लगेगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनको इंटरेस्ट लगना चाहिए, क्योंकि मेनली उनकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं। और ऑब्वियसली अगर मेरा 1% इंटरेस्ट लगता है, उन लोगों को 1.5% इंटरेस्ट भरना है, और गवर्नमेंट को किसी एक को रिमूव करना था तो गवर्नमेंट 1% वालों को ही रिमूव कर देगी, क्योंकि उन्हें तो वहां पे 1.5% इंटरेस्ट मिलने वाला है, उनको क्यों रिमूव करें। एओ में, ऑन एप्लीकेशन ऑफ असेसी before expiry of the time under 220 subsection 1, extend the time for payment or allow the installment। देखो 220 सबसेक्शन 1 कितना टाइम देता है पेमेंट करने का, 30 डेज। अगर जेसीआईटी की अप्रूवल है तो वो लेसर टाइम भी दे सकता है। मान लो मुझे पेमेंट करना है पर 30 डेज के अंदर नहीं कर सकता, एक साथ इतना पेमेंट नहीं कर सकता, 15 इंस्टॉलमेंट में कर सकता हूं शांति से, तो आप एओ के पास जाओ। कब जा सकते हो एओ के पास, वो टाइम पीरियड खत्म होने के पहले। यू कांट आस्क द एक्सटेंशन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड। यू, श्याम भाई, यू कांट आस्क द एक्सटेंशन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम लिमिट। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ, 30 डेज का टाइम खत्म होने के बाद आप नहीं बोल सकते कि सॉरी डिले हो गया एक्सटेंड करके दो। एक्सटेंड तब हो सकता है जब वो टाइम पीरियड अभी भी चल रहा था। अच्छा, अगर वो 30 डेज का जो टाइम है वो खत्म नहीं हुआ, उसके पहले, उसके पहले ही मैं जाऊं एओ के पास कि मुझे इंस्टॉलमेंट सिस्टम करके दो, मुझे थोड़ा टाइम एक्सटेंड करके दो, एओ के खुद के पास वो पावर है कि वो एक्सटेंड भी कर सकता है, इंस्टॉलमेंट भी दे सकता है। हाउएवर, इंटरेस्ट अंडर 220 सबसेक्शन 2 शैल कंटिन्यू। इसका मतलब क्या, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए एक्सटेंशन नहीं होगा। अगर इंटरेस्ट 30 डेज का टाइम आपको ओरिजिनली दिया गया था, एओ 220 सबसेक्शन 3 का पावर यूज करके आपका वो टाइम पीरियड लेट से 50 दिन का कर देता है, तो 30 दिन के बाद इंटरेस्ट तो लगेगा ही। हाँ, रिकवरी वगैरह नहीं होगा, पेनल्टी नहीं लगेगी, इंटरेस्ट तो लगना चालू हो जाएगा। भले आप डिले करके पे करो एओ की अप्रूवल के साथ, पर इंटरेस्ट तो 30 डेज के बाद लगेगा ही। तो इंटरेस्ट विल बी एज इट इज। फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्सटेंशन विल नॉट बी काउंटेड, वो सिर्फ पेनल्टी या रिकवरी प्रोसीडिंग्स के लिए देखा जाएगा।
220 subsection 1A, deemed validity of notice of demand. The notice of demand shall be deemed to be valid till disposal of appeal by last appellate authority. Interest till then, if payable, plus this notice shall have the effect as provided in section 3 of taxation law continuation and validation of recovery proceedings act 1964. ये section 3 उस बड़े बड़े एक्ट का क्या है वो मैं समझा रहा हूं, पर ये क्या बोलना चाहता है कि मान लो 143 का डिमांड नोटिस आया, उसके बाद 156 का डिमांड नोटिस जो आया उसके बाद मैं अपील में चला गया, सीआईटी अपील्स में से आईटीएटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फाइनल जजमेंट आएगा, तब तक ये डिमांड नोटिस वैलिड रहेगी, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगी, वो वेव नहीं हो जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आया कि हाँ भाई टैक्स नहीं भरना है, तो डिमांड नोटिस कैंसिल हो गई। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आया कि नहीं तुम्हें टैक्स भरना है, तो हाँ वही की वही डिमांड नोटिस टीआरओ को ट्रांसफर हो जाएगी और मेरी रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कोई दूसरी डिमांड नोटिस इश्यू करने की जरूरत नहीं रहेगी। इट मींस दैट कि भाई आपकी जो ओरिजिनल डिमांड नोटिस है हमेशा वही कंटिन्यू रहेगी, और अगर फ्यूचर में कभी भी टैक्स पेबल आया तो वो रिवाइव हो जाएगी, अगर टैक्स पेबल रिमूव हो गया तो वो भी रिमूव हो जाएगी डिमांड नोटिस, वो आपको फिर से इश्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, सेक्शन 3 ऑफ दिस टैक्सेशन लॉ क्या बोलता है वो मैं करवा रहा हूं, पर उसके पहले यहां तक का एक बार अच्छे से पढ़ो। रीड दिस 1.5 पेज, सेक्शन 220, उसका रेफरेंस मैंने असेसमेंट प्रोसीजर में भी इसका दिया हुआ है। इंटरेस्ट लास्ट इंस्टॉलमेंट तक लगेगा, पर फिर अमाउंट कम होती जाएगी, तो जब जब जो जो पे करोगे इंटरेस्ट वहां तक का ही लगता जाएगा, फिर प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए कम होती जाएगी। हम्म। सामने वाले ने डिपॉजिट नहीं किया बट फॉर द सेक ऑफ फाइलिंग रिटर्न मैंने तो इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर दिया। आप इंटरेस्ट के साथ कैसे पे कर सकते हो? सी 234 बी और सी में यहाँ पे कोई वेवर नहीं है, यू अंडरस्टैंड दैट। ये जो वेवर है वो कौन सा सेक्शन के लिए है? 220 सबसेक्शन 2 के लिए। और 220 सबसेक्शन 2 कब लगता है? डिमांड के 30 दिन के बाद से लगता है, तो आप रिटर्न के साथ ये इंटरेस्ट कैसे पे कर सकते हो? हाँ, अच्छा मान लो ऐसा हुआ कि फॉर एग्जांपल उनकी डिमांड नोटिस आई, डिडक्टर अभी तक पे नहीं कर रहा है, तो आपने 5 महीने का इंटरेस्ट प्लस आपका ओरिजिनल 1 लाख, ऐसा 1,05,000 भर दिया, अब डिडक्टर ने भी टीडीएस डिपॉजिट करवा दिया, तो इन दैट केस आपका जो टीडीएस डिपॉजिट हो गया उसका रेक्टिफिकेशन फाइल कर दो, आपने जो टैक्स भरा उसका रिफंड मिल जाएगा, और वो रिफंड जो मिलेगा वो इंटरेस्ट के साथ मिलेगा 1 अप्रैल से लेकर जब तक उन लोगों ने रिफंड दिया तब तक, क्योंकि आपने रिटर्न तो इन टाइम फाइल कर दिया होगा। किसी को रिफंड, अरे 5 लाख एंड डिमांड भी आया 1 लाख फॉर एग्जाम्पल, तो डिमांड पे कर दिया बट डिमांड इज स्टिल सीन इन दैट टैब, अब वो एडजस्ट होके नहीं आएगा ना रिफंड, कॉस्ट चालान कैन बी सीन बट स्टिल डिमांड हट नहीं रहा, तो डिमांड हटाने के लिए यू हैव टू गिव दैट आंसर आल्सो कि डिमांड इज पेड एंड यू हैव टू राइट दैट चालान नंबर। वो लोग ऑटोमेटिक कैसे फैच करे कि इसके सामने ये पे किया, यू हैव टू शो कि मेरी ये डिमांड के सामने मैंने ये चालान के थ्रू पे किया, और अभी भी वो अगर डिमांड नहीं हट रही है तो वो सीधा रिफंड एडजस्ट नहीं करते, वो इंटीमेशन देते हैं कि हम एडजस्ट करना चाहते हैं, करें। यू गिव दी आंसर के मत करो, मैंने पुरानी डिमांड ऑलरेडी पे कर दी, दे विल नॉट एडजस्ट, दे विल गिव यू द फुल रिफंड। हाँ तो वेट करो आएगा। हाँ वो सेक्शन 3 बाकी है पढ़ना, रुक जाओ, यहां तक का पढ़ो, सेक्शन 3 पढ़ा रहा हूँ। हम्म। पेमेंट का कॉन्सेप्ट है। सी बेसिकली हमारे यहाँ जो अंडर प्रोटेस्ट पेमेंट है ना, दैट इज दैट अपील का 20% जो आप पे कर देते हो वो, और अगर वो आपने कर रहे हो तो भी इंटरेस्ट तो चालू ही रहने वाला है, सिर्फ आपकी रिकवरी स्टॉप होगी। के साथ जो है बट मेरे को कंटेस्ट करनी है फिर मैं कर सकता हाँ कर सकते हो, दैट यू कैन डू एनीवेज, रिफंड मिल जाएगा, पर वो इंटरेस्ट विद 0.5% के हिसाब से मिलेगा। तो योर चॉइस, या तो आप रिस्क लेके 1 टका भी मत भरो और वेट कि मेरा टैक्स 0 हो जाए तो आपका 1 टका बच जाएगा, या तो 1 टका इंटरेस्ट के साथ भर के फिर अपील करो तो रिफंड आएगा विद 0.5% इंटरेस्ट।
हाँ, विवाद से विश्वास से विवाद नहीं, विवाद से विश्वास, उसमें इंटरेस्ट पेनल्टी दोनों माफ हो जाता है। लेने में 1 टका, देने में 0.5%, वही तो उसूल है गवर्नमेंट का। लेने में टैक्स, देने में कुछ नहीं। ओके, तो 220 सबसेक्शन 1 बोलता है डिमांड नोटिस का पेमेंट कितने दिनों में कर देना पड़ेगा? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। जेसीआईटी की अप्रूवल लेके वो पीरियड कम भी हो सकता है। अगर इतने टाइम में पे नहीं किया तो हर महीने का क्या होगा? 1% इंटरेस्ट काउंट होगा पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। अगर वो इंटरेस्ट का पेमेंट आपको नहीं करवाना तो हायर अथॉरिटी को अप्रूवल दे सकते हो, हायर अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे सकते हो। वो दो रीजन की वजह से आपका ये जो इंटरेस्ट है वो वेव कर सकती है तो रेड्यूस कर सकती है। पहला, अगर जेन्युइन हार्डशिप है। दूसरा, रीजन बियॉन्ड कंट्रोल है, प्लस यू हैव कोऑपरेटेड इन द इंक्वायरी। और ये जो ऑर्डर है वो कितने टाइम में आ जाएगा? विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ मंथ ऑफ एप्लीकेशन। अच्छा, इन सब के बाद अगर आप लोगों को चाहिए कि ये पीरियड थोड़ा एक्सटेंड होना चाहिए तो यू कैन अप्लाई टू एओ। वो आपको एक्सटेंड करके दे देगा या तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम देगा, पर जो इंटरेस्ट है वो ओरिजिनल पीरियड के बाद से काउंट होना चालू हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक रिकवरी का नोटिस, इसका एक अलग से एक्ट है, टैक्सेशन लॉस कंटिन्यूएशन एंड वैलिडेशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स एक्ट 1964। ये हर एक एक्ट का कॉमन एक लॉ है। उसका सेक्शन 3 हमारे काम का है क्योंकि इनकम टैक्स ने उसका रेफरेंस दिया हुआ है। तो ये सेक्शन है क्या, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ द ड्यूज एनहांस्ड इन एनी अपील और प्रोसीडिंग्स, authority shall serve another notice of demand for amount by which it is enhanced. Original notice will be valid. इसका मतलब क्या हुआ? मान लो ओरिजिनली 5 लाख का डिमांड नोटिस निकला था और अब अपील के अंदर टोटल डिमांड 7 लाख की निकली, तो ये जो 2 लाख रुपया बढ़ गया उसका अलग से डिमांड नोटिस आज इश्यू करना पड़ेगा। उसके पेमेंट का 30 दिन आज से अलग से चालू होगा। उसका इंटरेस्ट वगैरह भी आज अलग से चालू होगा, जबकि 5 लाख का तो जो ओरिजिनल डिमांड नोटिस है वही वैलिड रहेगा। तो जब जब तुम्हारा नोटिस डिमांड बढ़ता है तब तब उस इंक्रीमेंटल अमाउंट के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अलग से डिमांड नोटिस इश्यू करना पड़ेगा। हाउएवर, अगर वो रिड्यूस हो जाता है, इट विल नॉट बी नेसेसरी टू सर्व द फ्रेश नोटिस। तो यहाँ पे फ्रेश नोटिस आपको देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक इंटीमेशन दे दो कि आपका डिमांड इतने से कम हो गया। Authority shall give intimation for the fact of reduction if TRO has given certificate of recovery। So basically हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में कि इनकम टैक्स के बाद टैक्स रिकवरी ऑफिसर के पास मैटर चली जाती है, वसूली वाला। अगर वो पिक्चर में आ गया था तो उसको भी इंटीमेशन भेजो कि इसकी डिमांड कम हो गई है, तो कम अमाउंट की रिकवरी करना, वरना वो तो चालू हो जाएगा टोटल अमाउंट की रिकवरी करने के लिए। नो प्रोसीडिंग फॉर द रिकवरी शैल बी इनवैलिड ओनली ड्यू टू नो फ्रेश नोटिस और इंटीमेशन। मान लो आज टोटल 7 लाख की डिमांड नोटिस निकालनी है, 5 लाख ऑलरेडी हो गया था, 2 लाख की डिमांड नोटिस निकालनी थी, पर अब तक एओ ने वो 2 लाख की एडिशनल डिमांड नोटिस नहीं निकाली। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स रिकवरी ऑफिसर 7 लाख की रिकवरी आज से चालू कर ही देगा। वो वेट नहीं करेगा नया डिमांड नोटिस आने का। क्या लिखा है? नो प्रोसीडिंग फॉर रिकवरी शैल बी इनवैलिड ओनली ड्यू टू नो फ्रेश नोटिस और नो इंटीमेशन। तो भाई उसकी रिकवरी तो वैलिड ही मानी जाएगी। नाटक नहीं करने का कि अब तक डिमांड नोटिस नहीं आई थी तो वो 2 लाख क्यों रिकवर कर रहा है। पता ही है ना, 2 लाख पे तो करना ही है, डिमांड नोटिस आए या ना आए, दैट यू हैव टू पे, तो उसकी रिकवरी भी होके रहेगी। नाउ बेस्ड ऑन दिस लेट अस सी इलस्ट्रेशन नंबर 21। तो ये हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जब जब आपकी डिमांड बढ़ती है तब एडिशनल अमाउंट की अलग से डिमांड नोटिस आएगी, और अगर डिमांड कम होती है तो एक इंटीमेशन आके आपका ओरिजिनल डिमांड नोटिस ही उतने से कम हो जाएगा, उसका दूसरा डिमांड नोटिस आएगा नहीं। इलस्ट्रेशन 21 कौन से चैप्टर का? टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स।
The assessing officer issued a notice of demand under section 156 to Mr. X on 1st October 2023 for payment of rupees 15 lakh toward his income tax liability, requiring him to pay the said amount within a period of 30 days. Is he required to issue fresh notice of demand? If so, for what amount in the following two cases? Each case has to be considered independently. So original demand कितने की आई थी? 15 लाख की आई थी. Now, if the tax demand is reduced to rupees 12 lakh by CIT appeal by issue of the order under 250, क्या इसको फ्रेश डिमांड नोटिस इश्यू करनी पड़ेगी? नहीं. इसको सिर्फ क्या देना पड़ेगा? इंटीमेशन देना पड़ेगा फॉर रिडक्शन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी, और जो ओरिजिनल डिमांड नोटिस है वही कितने की हो जाएगी? 12 लाख. What will be the case अगर appellate tribunal has given the order और उसने टैक्स डिमांड कर दी 20 लाख रुपीस की. अब अगर उसने 20 लाख रुपीस की डिमांड नोटिस कर दी तो इन दैट केस क्या होगा? जो 15 लाख की डिमांड नोटिस है वो तो वैलिड रहेगी. जो 5 लाख रुपए का टैक्स इंक्रीज हुआ उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एडिशनल डिमांड नोटिस इश्यू करनी पड़ेगी. तो जब डिमांड बढ़ती है तब एडिशनल टैक्स नोटिस इश्यू करो, और जब रिड्यूस होती है तो सिर्फ क्या दे देने का? इंटीमेशन. How would the interest liability under 220 subsection 2 be calculated if the tax demand is reduced to rupees 12 lakh by CIT appeal by issue of order under section 250 and subsequently increased to rupees 15 lakh by appellate tribunal by way of section 254? इसका मतलब क्या हुआ कि 15 लाख रुपए की हमारी ओरिजिनल डिमांड नोटिस थी, उसके बाद सीआईटी अपील ने उसे 12 लाख कर दिया और एपेलेट ट्रिब्यूनल ने वापस उसे 15 लाख कर दिया. तो हमारी जो ओरिजिनल डिमांड नोटिस है वो क्या रहती है? वैलिड रहती है जब तक लास्ट एपेलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आ जाए. तो वही 15 लाख की नोटिस कंटिन्यू रहेगी और हमें उस तरीके से इंटरेस्ट भी पहले दिन से, जब वो ओरिजिनल डिमांड नोटिस का पीरियड खत्म हुआ था, वहां से लेकर काउंट होता जाएगा. The interest under 220 subsection 2 has to be paid on 15 lakh at 1% per month or part thereof, commencing from 1st November 23 and ending till the date on which it is paid, assuming that Mr. X has not paid the interest so far. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 अक्टूबर को ये डिमांड नोटिस ओरिजिनली इश्यू हुई थी, जो जनरली कितने टाइम में पे कर देना पड़ता है? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज. तो 2 अक्टूबर से लेकर 30 डेज यानी 31 अक्टूबर तक नॉर्मल पेमेंट होगा, और वो नहीं किया होगा तो इंटरेस्ट कब से चालू हो जाएगा? उसके नेक्स्ट इमीडिएट डे से. और इसीलिए इंटरेस्ट ओरिजिनली कहां से लगेगा? 1 नवंबर से. कब तक लगेगा? फाइनली पे करोगे वहां तक. तो भले तुम्हारा बीच में डिमांड कम हो गया पर फिर भी इंटरेस्ट तो पहले से लेकर लास्ट तक लगेगा, उसमें कोई वेवर दूसरा नहीं आएगा. हाँ, अगर आपको वेवर चाहिए तो व्हाट यू कैन डू इज आप सिंपली हायर अथॉरिटी को बोल के वो वेवर या रिडक्शन करवा सकते हो. ट्रिब्यूनल तो टैक्स एनहांस नहीं कर सकता है ना सर. इट इज, वो नई फैक्ट ध्यान में नहीं ले सकता है. अगर उसने जो कंप्यूटेशन किया पुराने कंप्यूटेशन में ही प्रॉब्लम है तो वो इंक्रीज कर सकता है. तो कोई ऐसी मैटर जो सीआईटी अपील ने ध्यान में नहीं ली थी और वो जेन्युइन एक मिस्टेक रह गई थी असेसमेंट करते वक्त, तो वो ध्यान में जरूर से ले सकता है. इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन 15 लाख इन दिस केस, ऑब्वियसली 15 लाख पहले से जो पे नहीं किया उस पे. If there was an increase in demand, but AO issued demand for old plus increase amount, then interest for old will be charged from new demand date या old demand date? नहीं, जो पुरानी डिमांड है उसका इंटरेस्ट पहले से काउंट होगा, और जो अब एक्चुअली इंक्रीज हुई है, तो मान लो यहाँ पे 15 लाख की डिमांड ओरिजिनली निकली थी, आईटीएटी ने वो टोटल 20 लाख कर दिया फॉर एग्जांपल. ऐसा हो नहीं सकता जनरली कि ओरिजिनल डिमांड से भी बढ़ा दे, पर मान लो ऐसा हो गया, तो इन दैट केस जो एडिशनल 5 लाख है उसका इंटरेस्ट कब से काउंट होगा? 15 लाख का इंटरेस्ट तो जो पुरानी डिमांड नोटिस थी उसके एंड से चालू होगा. जो 5 लाख का इंक्रीज हुआ उसका इंटरेस्ट कब से चालू होगा? देखो, किसी भी डिमांड किया इंटरेस्ट लगता है 220 सबसेक्शन 1 का पीरियड खत्म होने के बाद से, और जो 5 लाख का इंक्रीज हुआ उसके लिए अलग से डिमांड नोटिस देनी है, तो उसका टाइम पीरियड भी 30 डेज का अलग से चालू होता है, तो उसका इंटरेस्ट भी अलग से चालू होगा. इसका मतलब 1 अक्टूबर को लेट से 15 लाख की नोटिस आई कि भाई 15 लाख रुपया तुम्हें पे करना है, और 1 दिसंबर को दूसरी नोटिस आई कि तुम्हें अब 5 लाख रुपया पे करना है. तो जो 15 लाख का इंटरेस्ट है वो 1 नवंबर से चालू होगा, दैट इज 30 डेज का टाइम ऐसे ही चला गया और उसके बाद से इंटरेस्ट चालू होगा. जबकि 5 लाख का जो टाइम पीरियड है वो कब से चालू होगा इंटरेस्ट का? 1 जनवरी से. कि भाई 1 दिसंबर से उसके बाद 30 डेज का नॉर्मल टाइम पे करने का मिलेगा, और अगर वो भी ना करो तो 1 जनवरी से उस 5 लाख का इंटरेस्ट चालू हो जाएगा. तो यहाँ पे जैसे जैसे नया नया डिमांड निकलता जाएगा वैसे वैसे तुम लोगों का इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करना चालू करते रहने का.
एओ ने कंबाइन ऑर्डर दे दिया तो न्यू ऑर्डर में नहीं, तो वो हमेशा पुराने नोटिस का रेफरेंस देगा कि भाई 15 लाख एज पर ओल्ड डिमांड नोटिस, 5 लाख इंक्रीमेंट। तो 15 लाख सिर्फ बताया कि भाई हमारी पुरानी डिमांड नोटिस भी है, उसका इंटरेस्ट तो पहले से ही देखने का। अगर मान लो यहाँ पे आईटीएटी ने 15 लाख की जगह 12 लाख सीआईटी अपील्स वाला ही वैलिड रखा होता तो इंटरेस्ट कितने पे लगता? ओरिजिनली वो रेट्रोस्पेक्टिवली कितने पे लगता? 12 लाख पे लगता। जैसे कि वो ओरिजिनल डिमांड नोटिस ही 12 लाख की थी, वैसे पहले ही दिन से वो 12 लाख का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अच्छा, 220 subsection 4 and 220 subsection 5, assessee shall be deemed to be in default if no amount paid within 220 subsection 1 or extended 220 subsection 3 to the place and to the person mentioned in the notice, assessee shall be deemed to be in default। उसको टैग लग जाएगा assessee in default का। अब assessee in default का टैग लगने से क्या होता है? if assessee under section 223 fails to pay any one installment, then default for full amount outstanding as if the whole amount is due on the date of default। क्या बोलना चाहता है? अगर तुम्हें इंस्टॉलमेंट सिस्टम करके दिया और वो हर एक इंस्टॉलमेंट का भी हमने ड्यू डेट बताया था, तुमने कोई एक आधा इंस्टॉलमेंट टाइम से पे नहीं किया, तो सारे बाकी के इंस्टॉलमेंट आज के आज अक्रू हो जाएंगे और उसकी रिकवरी आज से ही चालू हो जाएगी। देन तुम्हारे बाकी का सारा इंस्टॉलमेंट हम कैंसिल कर देंगे और आज के आज पूरी रिकवरी चालू कर देंगे। तो कोई एक भी इंस्टॉलमेंट डिले नहीं करने का, वरना हम कोई अलग अलग इंस्टॉलमेंट का रिकवरी नहीं करवाएंगे। जैसे सब कुछ आज ही ड्यू हो गया, वैसे आज से ही तुम्हारी फुल रिकवरी चालू करवा देंगे। दैट इज व्हाट दे ट्राई टू से। वेरी अनजस्ट टू दी एसएससी, डोंट यू थिंक सो? कि यहाँ पे उसे पे करना था और इंस्टॉलमेंट करके दिया, ये तो बराबर था, तो अगर वो भी तुम पे नहीं कर रहे हो तो दैट इज नाउ अनजस्ट टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सो व्हाट दे आर डूइंग टू अस इज व्हाट वी हैव डन टू देम अर्लियर। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज, ये असेसिंग डिफॉल्ट टैग लगने से क्या होता है? तो दो चीजें होती है। एक तो असेसिंग डिफॉल्ट बोलने से अगर तुम पेमेंट नहीं करोगे तो पेनल्टी भी लग जाएगी और रिकवरी भी चालू हो जाएगी, वसूली वाले को तुम्हारा केस ट्रांसफर हो जाएगा, टैक्स रिकवरी ऑफिसर। दूसरा, अगर तुम्हें ये कंट्री छोड़ के जाना है तो टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट करके एक चीज होती है जो एप्लीकेबल है, पर फॉलो कौन करता है वो एक अलग चीज है। अगर तुम असेसिंग डिफॉल्ट हो, तुम्हारा कोई टैक्स पेएबल था जो तुमने टाइमली पे नहीं किया है, तुम ये कंट्री छोड़ के तब तक नहीं जा सकते जब तक तुम्हारा जुरिडिक्शनल एओ तुम्हें सर्टिफिकेट ना दे कि तुम्हारे हर एक टैक्स क्लियर हो चुके हैं। तुम्हारा टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। तो असेसिंग डिफॉल्ट का टैग लगना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। 220 सबसेक्शन 6 और 220 सबसेक्शन 7, असेसी नॉट टू बी डीम्ड इन डिफॉल्ट। अच्छा, वो डीम्ड इन डिफॉल्ट कब नहीं बोला जाएगा? Where assessee filed an appeal under 246 या 246A, that is CIT appeals, AO at the discretion and condition treat the assessee not in default till the appeal remain undisposed। तो वो हमने अपील चैप्टर में भी देखा था कि रिकवरी तब तक चालू नहीं होगी, स्टे ऑफ रिकवरी, जब तक तुम्हारी अपील चल रही है। पर ये कंडीशन है उसकी, एटलीस्ट तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 20% डिस्प्यूट का पैसा पहले ही भर देना पड़ेगा, तो तुम्हारा रिकवरी प्रोसीडिंग स्टे हो जाएगा और तो तुम्हें असेसिंग डिफॉल्ट नहीं बोला जाएगा। रिकवरी शैल नॉट स्टार्ट इन केस अपील, हाउएवर एज पर सीबीडीटी 20% ऑफ डिस्प्यूटेड डिमांड मस्ट हैव बीन पेड। अच्छा, दूसरा, तुम्हें 30 दिन के अंदर टैक्स का पेमेंट करना है, तुमने नहीं किया, इंटरेस्ट लग जाएगा, असेसिंग डिफॉल्ट माने जाओगे। पर तुम्हें तो टैक्स का पेमेंट करना है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज, मैं एक ऐसा रेजिडेंट हूं जिसकी मेजॉरिटी इनकम फॉर एग्जांपल यूक्रेन से आती है और मैं आर एंड ओआर हूं इंडिया का, तो मुझे ग्लोबली इनकम वो यहां पे टैक्सेबल हो रही है। यूक्रेन में मैंने पैसा कमाया, टैक्सेबल हो रहा है इंडिया में। टैक्स भरने के लिए मुझे यूक्रेन से पैसा मंगवाना था, पर जैसे ही मैं पैसा मंगवाने गया वहां पे वॉर शुरू हो गया। वॉर के वजह से उसका सारा आउटवर्ड रेमिटेंस स्टॉप कर दिया गया है, मेरा पैसा उस कंट्री में अटक गया है। इंडिया में मेरे पास टैक्स भरने के भी पैसे नहीं है। मैं फॉरेन कंट्री से पैसा मंगवा के यहाँ पे टैक्स भर देता, पर वो कंट्री मुझे यहाँ पे पैसे लाने नहीं दे रही है और इसलिए मैं टैक्स का पेमेंट नहीं कर पाया। तो इट इज ओके, मैं ये सब कुछ अगर मेरे एओ को समझा दूं, वो मुझे असेसिंग डिफॉल्ट नहीं बुलाएगा। If total income include any income arising outside India, for that tax on that income which could not brought to India due to prohibition or restriction, उतनी अमाउंट के लिए आप असेसिंग डिफॉल्ट नहीं बोले जाओगे। उसका मतलब आप देश छोड़ के भी जा पाओगे और दूसरा आपकी रिकवरी भी चालू नहीं होगी उतनी अमाउंट के लिए। बट इफ सच इनकम इज यूटिलाइज्ड फॉर एक्सपेंस आउटसाइड इंडिया,
आपने जो यूक्रेन में पैसे रखे थे वो ऐसे ही अलग अकाउंट में रखो, ये बताने के लिए कि ये इंडिया के लिए रखे। अगर वो पैसे वहां पे खर्च कर दिए कहीं पे, इन दैट केस तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज फॉर श्योर कि अगर ये प्रोहिबिशन ना होता तो भी आप कोई पैसे नहीं ला सकते थे, वो पैसे है ही नहीं आपके अकाउंट में, वो तो खर्च कर दिए। या तो इनकम ब्रॉट इनटू इनटू इंडिया इन सम एनी अदर फॉर्म। अगर गवर्नमेंट को पता चल गया कि आपने किसी और तरीके से पैसे इंडिया में ला दिए हैं, तो अब यहाँ का टैक्स का पेमेंट आप कर सकते थे, तो फिर आप क्या माने जाओगे, डीम्ड टू बी इन डिफॉल्ट, तो आप वापस से डीम्ड इन डिफॉल्ट माने जाओगे। यहां तक का एक बार अच्छे से पढ़ो, फिर इक्वेशन लिख पा रहा हूं। अच्छा, तो कभी भी असेसमेंट का ऑर्डर आता है, डिमांड नोटिस आती है, उसके बाद अगर आप अपील में चले जाते हो और आप 20% भर के बाकी के 80% की रिकवरी स्टॉप करवा रहे हो, तो इसका मतलब आपकी सिर्फ रिकवरी स्टॉप हो रही है, आपका इंटरेस्ट स्टॉप नहीं हो रहा है। अगर फ्यूचर में वो टैक्स पेएबल एज इट इज रहा, तो आपको उस पीरियड का भी इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। इंटरेस्ट में कोई एग्जम्पशन नहीं है, इंटरेस्ट शुरुआत से लेकर लास्ट तक भरना पड़ता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। सिर्फ आप असेसिंग डिफॉल्ट नहीं माने जाते, आपकी उस टाइम के दौरान रिकवरी नहीं होगी, इंटरेस्ट तो कंटिन्यू रहेगा। नोट डाउन वन एग्जांपल। इन द केस ऑफ मिस्टर ए, इफ ओरिजिनल डिमांड, रुको रुको, विषय का मैं उसी पे इंटरेस्ट लगवा रहा हूँ। अनपेड इंस्टॉलमेंट रिकवरी शुड बी डन नॉट फॉर पेड इंस्टॉलमेंट। हाँ, तो ऑब्वियसली पेड इंस्टॉलमेंट की रिकवरी तो नहीं होने वाली, अनपेड की ही होगी। पर मान लीजिए आज आपका कोई एक इंस्टॉलमेंट अनपेड रहा ड्यू डेट के बाद, तो आज से लेकर फ्यूचर के हर एक इंस्टॉलमेंट आज ही अक्रू हो गए और वो सबकी रिकवरी एक साथ चालू हो जाएगी। हाँ, इंटरेस्ट ऑन 80%, क्योंकि 20% तो आपने पहले ही पे कर दिया, तो वो जो इंटरेस्ट लगेगा वो बाकी के अनपेड अमाउंट पे लगेगा। देखो, इन द केस ऑफ मिस्टर ए, इन द केस ऑफ मिस्टर ए, असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 143(3), assessment order under section 143(3) issued on 5th July, issued on 5th July 24, and demand notice issued on, demand notice issued on 10th July 24, on 10th July 24, for rupees 10 lakh, for rupees 10 lakh. Mr. A went into appeal. Mr. A went into appeal, wherein CIT appeals, wherein CIT appeals increase the demand, wherein CIT appeal increased the demand to rupees 20 lakh, to rupees 20 lakh. तो 15 लाख कम करवाने गए थे, उसने 20 लाख कर दिया, to rupees 20 lakh. And
Additional demand notice of rupees 5 lakh. Additional demand notice of rupees 5 lakh. Additional demand notice of rupees 5 lakh. Issued on. मैंने 10 लाख लिखा है डिमांड. हाँ तो 10 लाख का 20 लाख हो गया, कोई नहीं. 10 लाख की ओरिजिनल डिमांड थी, अब 20 लाख की हो गई. और ये जो क्या लिखा है, एडिशनल डिमांड नोटिस इश्यूड ऑन 1st January 25. 1st January 25. 1st January 25. Mr. A paid entire 20 lakh rupees. Mr. A paid entire 20 lakh rupees on 31st March 2025. On 31st March 2025. Calculate interest under section 220 subsection 2. Calculate interest under section 220 subsection 2. कैलकुलेट इंटरेस्ट कहां से लगेगा, पर एक चीज का सिर्फ ध्यान रखना, डिमांड निकली उस दिन से इंटरेस्ट नहीं लगता. उसका 30 दिन का टाइम जो होता है 220 सबसेक्शन 1 का, वो जाने देने का, उसके बाद से इंटरेस्ट लगता है. तो वो सबसे पहले तो ड्यू डेट आइडेंटिफाई कीजिएगा कब तक पे करना है, और उसके बाद से इंटरेस्ट लगाना चालू करना. जब तक पे किया तब तक कैलकुलेट इंटरेस्ट कितना लगेगा. एडिशनल डिमांड 10 लाख की हुई ना, नॉर्मल 10 लाख था और अब कर दिया 20 लाख, तो एडिशनल भी 10 लाख. एडिशनल डिमांड नोटिस कब निकली, 1st January 25. कब लिखा है एडिशनल डिमांड नोटिस कब आई, 1st January 25. और वो पूरा पे किया 31st March 25. सिर्फ टैक्स पे होता है, इंटरेस्ट पे? नहीं, सिर्फ टैक्स पे. तो अंडरस्टैंड, जब तक आप पे करोगे तब तक 234B और 234A तो लगता रहेगा. ये तो अलग से 220 सबसेक्शन 2 है. नहीं, उस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वो सिर्फ ओरिजिनल टैक्स पे लगता है. डिमांड का 20%. तो वो फर्स्ट 30 डेज का जो टाइम है वो 143(3) के ऑर्डर से काउंट करोगे कि 156 के डिमांड नोटिस से? कब से वो 30 डेज का टाइम पीरियड काउंट करोगे, 143(3) या 156? 156. कभी भी 143(3) नहीं देखा जाता, उसके लिए 156 देखा जाता है. चलो बोलो, 10 जुलाई की जो डिमांड थी 10 लाख की, उसको पे करने की ड्यू डेट क्या होगी, 30 डेज. 30 डेज कब से काउंट होंगे, नेक्स्ट डे से. तो 10 जुलाई को आपका डिमांड आया, उसके बाद 11 तारीख से 30 डेज काउंट करना है, तो वो 10 दिन चले गए, उसके बाद वाले 11 दिन चले गए. सो इन टोटल 21 हो गए. तो व्हाट विल बी द ड्यू डेट फाइनली, 9th August 2024. 9th August 24 will be the due date of the payment.
9th अगस्त तक यू हैड टू पे। अच्छा, आपने 9th अगस्त के बाद पे नहीं किया तो इंटरेस्ट कब से चालू होगा? इंटरेस्ट विल बी काउंटेड फ्रॉम 10th अगस्त 24। कब तक लगेगा? अप टू 31st मार्च 2025 पे करोगे तब तक। 10th अगस्त 24 से 31st मार्च 25 इन एंड ऑल यहाँ पे कितने महीने हो जाते हैं? 8 महीने। सो यहाँ पे आप लोगों को 1 लाख का, सॉरी 10 लाख का 1% 8 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। तो कितना इंटरेस्ट बेसिकली यू हैड टू पे ओवर ईयर? 80,000। अच्छा, ये जो 1 जनवरी को आपकी दूसरी 10 लाख की डिमांड नोटिस आई थी उसकी ड्यू डेट क्या हो जाएगी? 30 डेज बोले तो 31st जनवरी 25। 31st जनवरी 25 की ये जो डिमांड नोटिस आई वो पे नहीं करोगे तो इंटरेस्ट कब से चालू होगा? 1 फरवरी 25। कब तक लगेगा? 31st मार्च 25। कितने महीने? 2 महीने। और इसीलिए 10 लाख का 1% के हिसाब से यहाँ पे 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। सो दैट विल बी 20,000। सो अल्टीमेटली आप लोगों को यहाँ पे कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा? ₹1 लाख। दिस विल बी द इंटरेस्ट ओवर एंड अबव योर नॉर्मल लायबिलिटी ऑफ 20 लाख। तो 20 लाख के साथ ये भी 1 लाख रुपया एडिशनली आपको भरना पड़ेगा। ये लिख लीजिए आंसर फटाफट। नहीं, व्हाट आई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से टैक्स अगर एडिशनल डिमांड नोटिस आती है तो नहीं। फर्स्ट नोटिस ऑफ दैट एडिशनल 10 लाख इज इश्यूड ऑन 1 जनवरी 25। मान लो ऐसा होता कि ये 20 लाख की डिमांड को या ओरिजिनल 10 लाख की डिमांड को सीआईटी अपील रिड्यूस कर देती है 8 लाख और फिर आईटीएटी वापस 10 लाख रिस्टोर कर देती है, तो इन दैट केस वो ओरिजिनल 10 लाख यानी वो रेट्रोस्पेक्टिव से हमारा इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि वो ओरिजिनल जो 10 लाख था उसी को कंटिन्यू रखा है आईटीएटी ने। पर अगर जो ओरिजिनल डिमांड थी उससे इंक्रीज किया तो एडिशनल इंक्रीज जो है वो डिमांड नोटिस जो आएगी वहां से उसका नया इंटरेस्ट चालू होगा, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। अगर किसी रेड्यूस डिमांड को वापस इंक्रीज किया जाता है तो रेट्रोस्पेक्टिव। 234 एबीसी जिसको नहीं पता है वो भी छोड़ दो, वो भी पढ़ा भी नहीं होता, एडवांस टैक्स चैप्टर में आएगा। व्हाट आई सेड वाज कि ये 222 का इंटरेस्ट तो अलग से लगता है क्योंकि 30 दिन में वो पेमेंट नहीं किया, पर उतना आपको एडवांस टैक्स भी तो भर देना था, वो भी तो आपने नहीं भरा, तो उसका 234 बी भी काउंट होना चालू रहेगा जब तक पे करोगे तब तक। तो यहाँ पे ढेर सारे इंटरेस्ट लगने वाले हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि इतना डिले हो जाता है कि इतने महीनों के बाद आपकी टैक्स से ज्यादा तो इंटरेस्ट लग जाता है। डन। अभी ये तो हुई टैक्स की बात, जो 30 दिन में भरना है, नहीं भरा तो उसके हर महीने का 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट। अब आता है सेक्शन 221 पेनल्टी व्हेन टैक्स इन डिफॉल्ट। इन एडिशन टू द टैक्स एंड इंटरेस्ट अंडर 220 सबसेक्शन 2, AO may direct and levy the penalty as he deems fit time to time। तो अगर आप टैक्स टाइम से नहीं भरोगे, 30 दिन के अंदर अंदर नहीं भरोगे, तो इंटरेस्ट तो लगेगा, उसके साथ साथ पेनल्टी भी लग सकती है। कितनी पेनल्टी लगेगी? इट शैल नॉट एक्सीड टैक्स इन अरियर्स। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग होता है कितनी पेनल्टी लग सकती है? अप टू द टैक्स इन अरियर्स, जितना टैक्स बाकी रखोगे एग्जैक्टली उतनी पेनल्टी भी लग सकती है। हाँ, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विल बी गिवन। इफ असेसी प्रूव्स दैट डिफॉल्ट इन गुड एंड सफिशिएंट रीजन, तो पेनल्टी नहीं लगने की, वो तो हर एक पेनल्टी में कॉमन रहता है कि देखो इंटरेस्ट कंपलसरी होता है, पेनल्टी डिस्क्रेशन पे होता है। इंटरेस्ट गवर्नमेंट को कंपनसेट करने के लिए होता है, पेनल्टी आपने ऑफेंस किया उसकी पनिशमेंट होती है। पनिशमेंट के पहले अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है, इंटरेस्ट के पहले नहीं देनी पड़ती। तो इंटरेस्ट विदाउट अपॉर्चुनिटी कंपलसरी लगेगा और जो पेनल्टी है उसके लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। assessee to be liable to pay penalty even if tax paid before levy। इसका मतलब क्या होगा? Can anybody explain this line? Assessee to be liable to pay penalty even if paid the tax before levy। बिफोर लेवी को और अच्छे से समझने के लिए आगे लिखो बिफोर लेवी ऑफ पेनल्टी। बिफोर लेवी ऑफ पेनल्टी।
पेमेंट के लिए तो फिर भी आप बैन यानी मान लीजिए, बराबर बोला, यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज मेरा टैक्स भरने का ड्यू डेट था 31 जनवरी, आई पेड द टैक्स ऑन 5th फरवरी, तो मैंने डिले कर दिया, पर मैंने टैक्स भर दिया 5th फरवरी, पर मैंने डिले भी तो किया, एओ के पास पावर आ गया मुझे पेनल्टी लगाने का। अब वो पेनल्टी का ऑर्डर वो इशू करता है 10th फरवरी, जिसमें वो लिखता है कि 31 जनवरी को जो टैक्स भरना था वो आपने 5th फरवरी को पे किया, तो मैं आज आपको 100% और पेनल्टी लगा रहा हूं। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पेनल्टी लगाने के पहले ही तो मैंने टैक्स का पेमेंट कर दिया, तो मुझे पेनल्टी क्यों लगा रहे हो? नहीं, वो कभी भी पेनल्टी लगा सकता है, क्योंकि आपने टैक्स ड्यू डेट के बाद पे किया। तो टैक्स ड्यू डेट के बाद पे करोगे, भले कर दो, फिर भी पेनल्टी तो लग ही सकती है, और वो टैक्स पे करने के बाद भी लग सकती है। Even if assessee pays entire tax liability before penalty, still penalty may be imposed. Correct. But for that, tax has to be paid after the due date. अगर बिफोर द ड्यू डेट आपने टैक्स भर दिया तो फिर पेनल्टी ऑब्वियसली नहीं लग सकती, बिकॉज इन दैट यू हैव डन नो कॉन्ट्रावेंशन। इफ ड्यू टू एनी ऑर्डर टैक्स इज होली reduced, पेनल्टी विल बी कैंसल्ड एंड रिफंडेड। कि अगर टैक्स ही नहीं बचता तो पेनल्टी भी काहे की बचेगी, वो भी रिड्यूस रिफंड आपको हो जाएगी विथ इंटरेस्ट। ऑर्डर ऑफ पेनल्टी अपीलेबल, बट बिफोर अपील टैक्स शुड हैव बीन पेड। सिर्फ पेनल्टी के सामने अगर आपको अपील करनी है कि भाई टैक्स भर दिया है, पेनल्टी के सामने अपील करनी है तो कर सकते हो, पर उसके पहले आपको टैक्स का 100% पेमेंट कर देना पड़ेगा, तो ही उसकी पेनल्टी की अपील कर सकते हो। अच्छा, मान लो टैक्स की भी अपील कर रहे हो कि टैक्स गलत है इसलिए पेनल्टी गलत है, तो ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसमें तो आप टैक्स को ही डिस्प्यूट में लेके जा रहे हो, तो फिर आप टैक्स भी नहीं भरोगे, पेनल्टी भी नहीं भरोगे, दैट इज ऑल ओके। पर अगर आप टैक्स बराबर लग रहा है, पेनल्टी गलत लग रही है, और सिर्फ पेनल्टी की अपील कर रहे हो, तो वो अपील करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो टैक्स है उसका 100% पेमेंट कर देना पड़ेगा, तो जाके आपकी पेनल्टी सुनी जाएगी, अपील सुनी जाएगी, और वो पेनल्टी रिड्यूस करके रिफंड भी शायद कर दी जाएगी अगर पे नहीं करी तो। होली रिड्यूस मीन जीरो। हाँ, अगर टैक्स भी जीरो हो रहा है तो पेनल्टी भी जीरो हो जाएगी ना, होली रिड्यूस का मतलब जीरो। अच्छा, तो ये हुआ 221 कि अगर आप असेसिंग डिफॉल्ट है तो सबसे पहले तो पेनल्टी आपको लग सकती है 221 की। उसके बाद मेन चीज 222 शुरू हो सकता है, वसूली। सर्टिफिकेट टू बी ड्रॉन बाय टैक्स रिकवरी ऑफिसर एंड प्रोसीजर फॉर रिकवरी, टीआरओ। अगर आपने विद इन द 30 डेज का टाइम पेमेंट नहीं किया, इंटरेस्ट लगता जाएगा, पेनल्टी लगती जाएगी, और आपका केस टीआरओ को ट्रांसफर हो जाएगा। याद रखिए, टीआरओ की पोस्ट कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स ऑफिसर के बीच वाली पोस्ट है, टैक्स रिकवरी ऑफिसर की। तो ये इंस्पेक्टर के एक स्टेप ऊपर है और इनकम टैक्स ऑफिसर के बिलो, ये वसूली का काम करता है। When assessee is in default or deemed to be in default, TRO will draw a statement in form number 57. It is basically वसूली का सर्टिफिकेट कि भाई तुम्हारा नाम ये है, इस साल का तुम्हारा ऑर्डर है, तुम्हारी इतनी अमाउंट पेएबल है, specifying the amount of arrear due from assessee and proceeds to recover in one or more modes as per schedule 2. ये जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर है वो कितने तरीके से वसूली कर सकता है, शेड्यूल 2 में वो लिखा गया है, और वो क्या लिखा गया है, ही कैन अटैच एंड सेल मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो आपकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी लेके बेच सकता है। अच्छा, मूवेबल प्रॉपर्टी में बैंक अकाउंट वगैरह भी आ गया, डीमेट अकाउंट भी आ गया, तो वो अटैच भी कर सकता है इन सबको। ही कैन अरेस्ट एंड डिटेन द पर्सन इन द प्रिजन, तो वो आपको डिटेन कर सकता है। अपॉइंट अ रिसीवर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, ये फॉर मैनेजमेंट दो बार है। अपॉइंट अ रिसीवर फॉर मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, उसका एक मैनेजर बिठा सकता है, ताकि वो अच्छे तरीके से काम हो सके और उसका प्रॉफिट वो इनकम टैक्स सीधा लेके जा सके। तो बेसिकली अब आपका कुछ भी आपका नहीं रहेगा, वो सब टीआरओ का हो जाएगा, और टीआरओ डिसाइड करेगा कि किस तरीके से पैसे निकालने हैं, वो किसी भी तरीके से इसमें से पैसे निकाल सकता है। अच्छा, यहाँ पे जब बोला कि मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, तो दैट प्रॉपर्टी इंक्लूड any property transferred directly or indirectly on or after 1st June 73 to spouse, minor child, son's wife or son's minor child without adequate consideration. Even if that minor has become major, it will continue to be included. अब इसका मतलब क्या? मान लो आज 50 लाख रुपए की डिमांड नोटिस आई, मुझे पता है कि अब मैं पे नहीं करूंगा तो टीआरओ आएगा, मेरी सारी प्रॉपर्टी लेके चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, जैसे ही 50 लाख रुपए की डिमांड नोटिस आ गई, मेरी सारी प्रॉपर्टी स्पाउस के नाम कर दी, माइनर चाइल्ड के नाम कर दी, मेरे नाम पे कुछ रखा ही नहीं। तो अब टीआरओ आएगा और पूछेगा बता तेरी प्रॉपर्टी क्या है, मैं बोलूंगा कुछ भी नहीं, मैंने तो सब बांट दी सब लोगों को।
अब जाने की तैयारी है। तो यहाँ पे टीआरओ आपके पास रिकवरी नहीं कर सकता तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके स्पाउस की प्रॉपर्टी जो आपने ट्रांसफर की थी वो भी अटैच कर सकता है, माइनर चाइल्ड की प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकता है, सन्स वाइफ की प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकता है, सन्स माइनर चाइल्ड की प्रॉपर्टी भी रिकवर कर सकता है। तो इसमें दो चीजें, सबसे पहला यहां पे कोई भी प्रॉपर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपने ट्रांसफर की थी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, विथ एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर किया तो अटैच नहीं हो सकता, पर इन दैट केस आपके बैंक में इनफ पैसे होंगे रिकवर करने के लिए, तो दैट इज फाइन। विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन है तो अच्छा, मेजर चाइल्ड को ट्रांसफर करो तो कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स को ट्रांसफर करो तो कोई दिक्कत नहीं है, उनमें से रिकवरी नहीं हो पाएगी। रिकवरी तभी होगी जब आपने किसको किसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, इनमें से किसी को, चार लोगों को, स्पाउस, माइनर चाइल्ड, सन्स वाइफ, सन्स माइनर चाइल्ड। अच्छा, ये डिमांड निकलने से पहले ट्रांसफर की है तो या डिमांड निकलने के बाद ट्रांसफर की तो? कभी भी ट्रांसफर की, डिमांड के पहले ट्रांसफर की, डिमांड के बाद ट्रांसफर की, कभी भी ट्रांसफर किया है प्रॉपर्टी, वो आपकी ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और जैसे क्लबिंग यहां पे एप्लीकेबल हो जाता है और वो सारी प्रॉपर्टी उसमें से भी रिकवरी होगी। एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, माइनर की प्रॉपर्टी जो आपने आपके माइनर चाइल्ड या सन्स माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर की थी वो भी आपकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी और वो भी अटैच हो जाएगी, इवन इफ दैट माइनर हैज नाउ बिकम मेजर, इवन इफ दैट माइनर हैज नाउ बिकम मेजर। यहां पे एक और लाइन लिखनी है जो लिखो, however, however, brother sister not, however, the property of major, the property of major can be attached, the property of major child can be attached only for the demand, only for the demand, property of major can be attached only for the demand of which order was issued, of which order was issued when that child was minor, when that child was minor। यानी कि आपने किसी माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, उसके बाद वो माइनर चाइल्ड मेजर चाइल्ड बन गया तो भी वो प्रॉपर्टी में से रिकवरी हो पाएगी, पर वो रिकवरी तभी हो पाएगी जब डिमांड ऑफ टैक्स, वो मेजर बना उसके पहले आ चुका था। अगर वो मेजर बन गया और उसके बाद आपका टैक्स डिमांड आया तो फिर उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर नहीं हो सकती, भले वो आपने ट्रांसफर की थी। तो मेजर चाइल्ड की प्रॉपर्टी में से रिकवरी तभी होगी जब वो माइनर था और टैक्स की रिकवरी की नोटिस आई थी। 1 जून 23 नहीं है, 73 है, उसके पहले अगर ट्रांसफर कर दी थी तो कोई दिक्कत नहीं है, उस वक्त ये लॉ नहीं था। इस दिन के बाद अगर ट्रांसफर की है तो जाके रिकवरी होगी। ये डेट मैंने लिखी भी क्यों है, व्हाई इट इज रेलेवेंट, मैं नहीं लिखता था, पर आज से 3 साल पहले एक आरटीपी में ये भी क्वेश्चन आ गया, 1970 में एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी स्पाउस को, क्या उसमें से रिकवरी होगी? तो भाई नहीं होगी, क्योंकि एक्ट ने डेट कौन सी लिखी है, 1 जून 1973। तो ये हर एक डेट कहीं ना कहीं अभी वो लोग रखते हैं, तो क्या करें। हाँ ऑब्वियसली टैक्स रिड्यूस होता है तो पेनल्टी भी रिड्यूस होती है, सीधा मेजर को कर दिया तो प्रॉब्लम ही नहीं है। इफ ओरिजिनली परचेज्ड इन स्पाउस नेम दैट कांट, पर आपने ओरिजिनली परचेज की थी तो पैसे किसने दिए थे, आपने दिए थे, तो वो भी तो इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी आपने विदाउट कंसिडरेशन दी, ऐसा ही माना जाता है अगर पैसे आपने दिए थे तो। मेजर ने प्रॉपर्टी बेच दिया, दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लिया तो उसको भी अटैच करेंगे, हाँ। सो प्रॉपर्टी का फॉर्म ट्रांसफर हो जाता है पर पैसा तो बेसिकली आपका ही था ना, तो ओरिजिनल पैसा नई प्रॉपर्टी में से भी आप रिकवर कर सकते हो क्योंकि वो पैसा तो आपका ही कंटिन्यू रह रहा है। ओके, नाउ 223 सबसेक्शन 1, रिकवरी बाय विच टीआरओ। इतने सारे टीआरओ होंगे, इतने सारे अलग अलग एरिया वाइज टीआरओ होंगे, आपकी रिकवरी कौन सा वाला टीआरओ करेगा? तो जैसे इनकम टैक्स अथॉरिटीज का जुरिडिक्शन होता है वैसे टीआरओ का भी जुरिडिक्शन होता है। टीआरओ इन हुज जुरिडिक्शन असेसी कैरीज बिजनेस या प्रोफेशन प्रिंसिपल प्लेस। तो मान लो कोई एक पर्सन रहता फॉर एग्जांपल पालडी एरिया में है पर उसका बिजनेस फॉर एग्जांपल नारायणपुरा एरिया में होता है,
तो जब इसकी टैक्स की डिमांड आएगी तो उसका नारायणपुरा एरिया का जो टीआरओ होगा वो इसकी रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसका बिजनेस नारायणपुरा एरिया में। या तो टीआरओ इन हुज जुरिडिक्शन ही रिजाइड्स और प्रॉपर्टी सिचुएटेड, अगर बिजनेस वाला पर्सन नहीं है तो फिर कौन सा टीआरओ वसूली करेगा? जिस एरिया में वो रहता है या उसकी प्रॉपर्टी जिस एरिया में सिचुएटेड है वो। अगर मान लो बिजनेस किसी एक एरिया में है, प्रॉपर्टी किसी दूसरे एरिया में है, तो यहाँ पे दो दो टीआरओ काम करेंगे। बिजनेस जिस एरिया में है वहां पे वो टीआरओ, और प्रॉपर्टी अगर दूसरे कोई एरिया में है तो वो उस टीआरओ को उस प्रॉपर्टी का केस ट्रांसफर करेगा कि भाई वो वाली प्रॉपर्टी जो तेरे एरिया में है वो तू अटैच करके पैसा मुझे ट्रांसफर कर दे। सेक्शन 224, वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट एंड कैंसिलेशन और अमेंडमेंट। assessee cannot dispute on correctness of the certificate। सर्टिफिकेट में कोई क्लैरिकल एरर रह गई, मिस्टेक रह गई, तो आप उस ग्राउंड पे रिकवरी अटका नहीं सकते कि देख मेरा नाम गलत लिखा है, ये मेरी नोटिस है ही नहीं। नो, एवरी मिस्टेक इज करेक्ट। यहाँ पे आप कोई आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं सकते। बट टीआरओ शैल करेक्ट एनी क्लैरिकल और एरिथमेटिकल मिस्टेक therein। टीआरओ की जिम्मेदारी है कि वो हर एक मिस्टेक करेक्ट कर ले, पर असेसी उसके बेस पे कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता। Stay of proceeding section 225, it shall be lawful for the TRO to grant the time to pay the tax and until time expires stay the proceedings। TRO के पास केस गया तो वो सीधा आके सब कुछ अटैच करना चालू नहीं कर देगा, उसके पास भी इंसानियत है, वो भी आपको नोटिस भेजेगा कि केस मेरे पास आया हुआ है और मुझे बोला गया है कि तूने ड्यू डेट के अंदर अंदर टैक्स का पेमेंट नहीं किया। अब मेरे पास केस आया है, मैं तुझे और 30 दिन का टाइम देता हूं, लेट से तू उतने टाइम में पेमेंट कर दे, वरना फिर मैं रिकवरी चालू कर दूंगा और उतने टाइम तक रिकवरी प्रोसीडिंग स्टे कर दो। इफ एनी अमाउंट इज reduced बाय एनी अपील और एनी ऑर्डर एंड विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ फर्दर प्रोसीडिंग्स, तो रिकवरी विल बी स्टेड टिल दैट फर्दर प्रोसीडिंग इज पेंडिंग। यानी कि एक साइड अपील चलती जाए, दूसरी साइड आपकी रिकवरी चलती जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर उसके अंदर स्टे का ऑर्डर आ चुका है तो आपकी रिकवरी स्टे हो जाएगी। इफ इन द फाइनल प्रोसीडिंग्स अमाउंट इज reduced, तो ये जो टीआरओ का सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर मान लो पूरी डिमांड चली गई तो टीआरओ के पास जो फॉर्म नंबर 57 था जिसके अंदर रिकवरी का ऑर्डर था वो कैंसिल हो जाएगा पूरा, अब वो कोई मायने नहीं रखेगा। या तो मान लो अमाउंट कम हो गई, 10 लाख की जगह 5 लाख की अब रिकवरी करनी है, तो वो सर्टिफिकेट के अंदर 10 लाख की जगह 5 लाख कर देगा, अमेंड कर देगा उसको। पूरे का पूरा कैंसिल नहीं होगा, बाय दैट एडिशनल 5 लाख जो रिड्यूस हुआ उसका सर्टिफिकेट कैंसिल होगा, तो जो बाकी का 5 लाख अभी भी भरना है उसके लिए वो सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। यहां तक एक बार अच्छे से पढ़ो टीआरओ वाला पॉइंट, टीआरओ से लेकर यहां तक का। टीआरओ का सर्टिफिकेट, जो टीआरओ का फॉर्म नंबर 57 था, ये जब उसके पास केस आया तो उसका एक सर्टिफिकेट था जिसमें उसने लिखा था कि कितने रुपए की रिकवरी करनी है। वो जितनी डिमांड कम हो गई उतने से वो सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। लॉ ने ड्राफ्टिंग में छोटी सी और भी गलती कर दी है, उन्होंने 4 लोगों को इंक्लूड किया है यहाँ पे, स्पाउस, माइनर चाइल्ड, सन्स वाइफ, सन्स माइनर चाइल्ड, डॉटर्स माइनर चाइल्ड इज नॉट कवर्ड। तो आप अगर डॉटर्स माइनर चाइल्ड को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, उसमें से रिकवरी नहीं हो पाएगी। सन्स माइनर चाइल्ड इज ओनली कवर्ड, डॉटर्स माइनर चाइल्ड इज नॉट कवर्ड। और इस प्रॉपर्टी वाले पॉइंट को इंपॉर्टेंट टिक करना।
अच्छा, क्या जरूरी है कि हर एक एरिया में जहां जहां पे टैक्स की डिमांड आती है वहां वहां पे टैक्स रिकवरी ऑफिसर की पोस्ट होनी ही चाहिए? तो नहीं, कुछ बड़े एरिया होते हैं उसी केस में टीआरओ करके एक अलग से पोस्ट होती है। इफ इट इज अ स्मॉल एरिया जहां पे बहुत ज्यादा काम रहता ही नहीं है तो एओ खुद ही इन अ कैपेसिटी ऑफ असेसिंग ऑफिसर रिकवरी का काम भी कर सकता है। हाँ, पर उसको फिर वो सर्टिफिकेट ड्रॉ वगैरह का काम नहीं आएगा क्योंकि वो पावर सिर्फ टीआरओ के। There are some other modes of recovery also, which is mentioned in section 226. Other modes of recovery. कि भाई जो टीआरओ वाला पॉइंट है वो तो है, असेसिंग डिफॉल्ट है तो टैक्स रिकवरी ऑफिसर आएगा और रिकवरी चालू करेगा, वो तो हो सकता है। उसके अलावा भी कुछ तरीके से टैक्स की रिकवरी की जा सकती है ना। हु कैन डू दैट अदर मोड्स ऑफ रिकवरी? अगर कोई सर्टिफिकेट ड्रॉन अप नहीं है, टीआरओ अभी तक पिक्चर में नहीं आया है, तो ये सारे पावर जो बिलो मेंशन पावर है वो कौन यूज करेगा? असेसिंग ऑफिसर। और अगर सर्टिफिकेट ड्रॉन अप है यानी टीआरओ पिक्चर में आ गया है, तो विदाउट प्रिजुडाइज ऑफ सेक्शन 222 226 के पावर टीआरओ भी यूज कर सकता है। यानी कि अगर रिकवरी एओ कर रहा है तो रिकवरी करने के लिए पावर कौन से सेक्शन में दिए गए हैं? 226। अगर जो रिकवरी है उसका काम टीआरओ कर रहा है तो वो रिकवरी किस तरीके से कर सकता है? 222 प्लस 226, वो चाहे उस तरीके से रिकवरी कर सकता है। मे रिकवर इन द मैनर, अब कौन से तरीके से रिकवरी होगी, और ये जो चीज है ना वो हर एक एक्ट में जनरली सेम रहती है। मोड ऑफ रिकवरी ये जो भी है, वो जीएसटी हो गया, कस्टम्स हो गया, हर एक एक्ट में जहां जहां पे टैक्स की बातें आती है वहां वहां पे इतनी रिकवरी की मेथड जनरली सेम रहती है। पहला, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। सीधा उसके एम्प्लॉयर को ऑर्डर कर दो, अगर ये टैक्स पेबल किसी एम्प्लॉय का है तो उसके एम्प्लॉयर को बोल दो अगले महीने से जो सैलरी है वो उसके अकाउंट में जमा नहीं करने का, डिपार्टमेंट को सीधा पे कर देने का। Order to the employer to deduct the same from the payment subsequent to the date of such requisition any arrears of tax. हाँ, employer shall pay to the credit of central government oblique CBDT. If any part of salary is exempt from attachment, then not to requisite. देखो, रिक्विजिट का मतलब होता है आपके पास से वो पैसा डिपार्टमेंट को भेजना, इनकम टैक्स को भेजना। जैसे रिक्विजिशन सर्च के केस में था 132A, वैसे एम्प्लॉयर में भी रिक्विजिशन वर्ड आया क्योंकि वो उसका पैसा एम्प्लॉय को देने की जगह किसको दे रहा है? सीबीडीटी को। पर अगर कोई पैसा ऐसा है जिसका आप अटैच नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल पीपीएफ कैन नॉट बी अटैच्ड। आप किसी भी पर्सन की हर एक प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हो, पर एज पर द पीएफ एक्ट आप किसी का पीएफ का पैसा अटैच नहीं कर सकते, पीपीएफ का पैसा अटैच नहीं कर सकते, वो हमेशा उस पर्सन का रहेगा। और इसलिए वहां पे हर साल 1.5 लाख की लिमिट है, वरना तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी पीपीएफ में ही डालता रहूं और फिर भर भर के टैक्स इन अरियर्स, तो भी पीपीएफ का पैसा तो अटैच हो ही नहीं सकता। पर अगर मान लो एम्प्लॉय की सैलरी 1 लाख है जिसमें से 10,000 पीएफ में डिपॉजिट होता है, 90,000 एम्प्लॉय के खाते में जाता है, इनकम टैक्स 1 लाख पूरा नहीं मंगवा सकता। 10,000 पीएफ में जाएगा और 90,000 एम्प्लॉय की जगह किसको जाएंगे? डिपार्टमेंट को जाएंगे। तो पीएफ का पैसा वो डिपार्टमेंट नहीं मंगवा सकता, उसके अलावा जो चीजें हैं वो मंगवा सकता है। ये इंपॉर्टेंट, 226 सबसेक्शन 3 गार्निशी ऑर्डर। इनकम टैक्स कैन इश्यू गार्निशी ऑर्डर। Now, what is Garnishi order? In a very simple terms, calling the money from the creditor of the creditor. Calling the money from creditor of the creditor. इसका मतलब क्या हुआ? या तो बेसिकली इन रिवर्स टर्म अगर मैं बोलूं तो डेटर्स के डेटर के पास से पैसा हुआ रिवर्स टर्म्स में। तो जैसे कि इनकम टैक्स के लिए मिस्टर ए डेटर है जिसके पास से इनकम टैक्स को पैसा मिलने वाला है। अच्छा, मिस्टर ए को किसी मिस्टर बी के पास से पैसा मिलने वाला है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट सीधा मिस्टर बी को क्या बोल सकता है? तुझे जो पैसा मिस्टर ए को देना है वो उसको मत दे, सीधा डिपार्टमेंट को दे दे, तेरी लायबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे मिस्टर ए को हम सीधा बाईपास कर देंगे। कॉलिंग मनी फ्रॉम डेटर ऑफ द डेटर, नोटिस टू द पर्सन फ्रॉम हुम मनी इज ड्यू और मे ड्यू और हु ओन्स द मनी ऑफ असेसी टू पे टू एओ और टीआर। कई बार है ना, बैंक की एफडी होती है, मैच्योर होने वाली है 6 महीने के बाद, तो इनकम टैक्स सीधा बैंक को लेटर लिख सकता है, गार्निशी ऑर्डर, कि ये एफडी का पैसा उसके सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट मत करना, सीधा इनकम टैक्स को जब भी मैच्योर हो तब डिपॉजिट करवा देना। इसीलिए को क्या लिखा है? इज ड्यू और मे ड्यू। अभी ड्यू हो चुका है या फ्यूचर में ड्यू होने वाला है, इन दैट केस वो सीधा पैसा किसको दे देने का? डिपार्टमेंट को। इट शैल बी बाइंडिंग फॉर सच पर्सन टू पे, वो मना नहीं कर सकता, इट शैल बी बाइंडिंग। इफ सच पर्सन इज नॉट अ डेटर ऑफ द असेसी, बोले यार मेरा नाम कहां से आया, मैं तो इसका डेटर है ही नहीं, then he shall by statement on oath declare that no money is due
then nothing in the notice will apply. यानी मिस्टर ए के बुक्स में ऐसा लिखा था कि मिस्टर बी मेरा डेटर है, मुझे उसके पास से 1 लाख रुपया लेना है। मिस्टर बी बोल रहा है नहीं ये तो गलत है, मेरे को ऐसा कोई पैसा देना ही नहीं है, मैं स्टेटमेंट ऑन ओथ करके देता हूं। हाँ तो बराबर है, उसका स्टेटमेंट वैलिड माना जाएगा, उसके पास से कोई रिकवरी नहीं होगी। अब मिस्टर ए को हम बोलेंगे तेरा डेटर गलत है। बट इफ डिस्कवर्ड फॉल्स, ये भी गलत पाया गया कि नहीं, मिस्टर बी भी गलत बोल रहा है, he will be personally liable to AO or TRO for the liability to the assessee on the date of notice or total liability of assessee to government whichever is lower. So basically मान लो assessee का डिमांड था 1 लाख का, मिस्टर बी को पैसे देने थे मिस्टर ए को 90,000, तो वो कितने रुपए तक लायबल रहेगा पे करने के लिए? 90,000 ऑन अ पर्सनल लेवल। गवर्नमेंट टू ग्रांट रिसिप्ट एंड देन पर्सन ड्यूली डिस्चार्ज बाय द लायबिलिटी टू असेसी। गवर्नमेंट को पैसा दे दोगे तो फिर उस मिस्टर ए को वापस से पैसा नहीं देना पड़ेगा, दो दो लोगों को थोड़ी देना है। इफ सच पर्सन फेल्स टू पे, अब ही विल बी असेस्ड इन डिफॉल्ट और उसके ऊपर 222 टू 225 लग जाएगा, यानी आप उसकी सारी प्रॉपर्टी में से भी रिकवरी कर सकते हो। तो ये किसी एक पर्सन की रिकवरी आ गई, एज अ डेटर आपके ऊपर वो पेमेंट करने का आएगा, अगर आप पे नहीं करोगे तो आपकी भी रिकवरी प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज गार्निशी ऑर्डर, के डेटर को बोलने का कि चल तू डिपार्टमेंट को पे कर दे। अगर वो बोलता है नहीं मैं डेटर नहीं है, तो स्टेटमेंट ऑन ओथ से पे बोल दो कि मैं डेटर नहीं है, और अगर आप डेटर हो तो उतने अमाउंट तक आप सीधा गवर्नमेंट को पे कर दो, इट शैल बी बाइंडिंग टू यू। एओ या टीआरओ में ऑल्सो अप्लाई टू द कोर्ट इन हुज कस्टडी मनी ऑफ असेसी इज लाइंग। यानी मान लो मिस्टर ए की डेथ हो गई, अब उसके दो बेटों में झगड़ा हो गया, एक बोलता है मैं इस पैसों का हकदार है, दूसरा बोलता है नहीं मैं इसका लीगल है। कोर्ट बोलता है तुम दोनों रहने दो, पूरा पैसा अभी मैं ले लेता है मेरी कस्टडी में, तुम लोग पहले मामला सॉल्व करके आओ फैमिली कोर्ट में कि हु इज द लीगल है, फिर आना मेरे पास ये पैसे लेने। अब जो पर्सन की डेथ हो गई थी उसका टैक्स डिमांड निकला, तो डिपार्टमेंट क्या बोलता है, फैमिली कोर्ट में भले मैटर चलता, कोर्ट तू ये सीधा पैसा इनकम टैक्स को दे दे, इन दोनों से पहले इनकम टैक्स हकदार है इस पैसों का, तो कोर्ट सीधा वो पैसा किसको दे देगा? इनकम टैक्स को दे देगा, वो दोनों भाई भले लड़ते रहे। एओ या टीआरओ बाय ऑथराइजेशन ऑफ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर रिकवर द टैक्स फ्रॉम सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। 226 के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार नहीं है। अगर सवाल आता है कि अगर ये सारी रिकवरी असेसिंग ऑफिसर कर ही सकता है तो टीआरओ का काम क्या? इस सेक्शन के अंदर मेनली दो ऐसे पावर है, रादर 3 ऐसे पावर जो ये सेक्शन नहीं देता, वो सिर्फ टीआरओ के पास है। पहला पावर इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच करके सेल करना, दूसरा पावर उसको अरेस्ट करना, तीसरा पावर उसकी प्रॉपर्टी पे मैनेजर को बिठाना। ये तीनों पावर सिर्फ टीआरओ के पास है 222 के अंदर, ये पावर एओ के पास नहीं है। तो 226 अदर मोड्स ऑफ रिकवरी है। टीआरओ हैज अ स्ट्रॉन्गर पावर ऑफ रिकवरी देन अ नॉर्मल एओ। तो एओ सादी सादी तरीके से रिकवरी कर सकता है, टीआरओ डरा धमका के रिकवरी कर सकता है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच सकता है, अरेस्ट कर सकता है एंड मैनेजर अपॉइंट कर सकता है। अच्छा, मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों बेच सकते हैं, एओ भी बेच सकता है, यानी बैंक अकाउंट एओ भी अटैच कर सकता है और टीआरओ भी कर सकता है, वो दोनों के पावर सेम है। पर ये कुछ 3 ऐसे पावर है जो सिर्फ टीआरओ के पास है, एओ के पास नहीं। अच्छा, अगर इनकम टैक्स की टीम ऐसा मानती है कि हमारा एओ और टीआरओ इतने वाहियात है कि वो रिकवरी कर ही नहीं पाएंगे, उनके पास इतना पावर ही नहीं है, ये लोग इतना काम अच्छे से कर ही नहीं सकते, तो वो वसूली को आउटसोर्स कर देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को बोलेंगे कि मान ये तेरी वसूली होती तो तू कैसे करता, वैसे ये वसूली कर, ये रिकवरी कर, ये पैसा इनकम टैक्स को दे दे। 227 रिकवरी थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। इफ रिकवरी इज entrusted to state government under article 258 of constitution, state government will direct the person for recovery in addition to municipal tax in same manner as recovery of municipal tax। कि स्टेट गवर्नमेंट तो अपने म्युनिसिपल टैक्स की रिकवरी कैसे करता है, उसी तरीके से इनकम टैक्स की रिकवरी भी करके देने का। रिकवरी ऑफ टैक्स इन परस्यूएंस ऑफ अग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज। आज मान लो किसी एक पर्सन का टैक्स डिमांड निकला 10 लाख का, उसकी इंडिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी सारी प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल यूएसए में, तो हमें यूएसए में उसकी प्रॉपर्टी अटैच करनी पड़े, तो यहाँ का टीआरओ यूएसए में जाके प्रॉपर्टी अटैच कर नहीं सकता। एंड फॉर दैट ओनली डीटीडब्ल्यूए इज मेड। डीटीडब्ल्यूए जो होता है ना, डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट, वो सिर्फ टैक्स अवॉइडेंस के लिए नहीं बनता, उसके अंदर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के बारे में भी लिखा होता है, रिकवरी के बारे में भी लिखा होता है। तो अगर हमारा और यूएसए का डीटीडब्ल्यूए है जो है, तो उसके अंदर लिखा होता है कि अगर एक टैक्स किसी एक कंट्री में पेएबल होगा और असेट किसी दूसरी कंट्री में होगी तो हम रिकवरी करने की इजाजत देंगे।
तो सीधा टीआरओ यूएस से जाके प्रॉपर्टी रिकवर नहीं करेगा। वो क्या करेगा इन दिस केस, सीबीडीटी को बोलेगा कि इसकी 10 लाख की डिमांड है जिसकी प्रॉपर्टी यूएसए में है। अब यूएसए की अथॉरिटी के साथ सीबीडीटी बात करेगी कि भाई हमारा एक पर्सन है, 10 लाख की डिमांड है जो तेरी कंट्री में असेट है। वो अथॉरिटी उसके यहाँ के किसी ऑफिसर को केस ट्रांसफर करेगी कि ये प्रॉपर्टी रिकवर करके दे। तो यूएसए का ऑफिसर प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर करके उनकी मेन अथॉरिटी को देगा, उनकी मेन अथॉरिटी ये पैसा अपनी सीबीडीटी को देगी, सीबीडीटी ये पैसा टीआरओ तक पहुंचा देगा। ये पूरा रूट ऐसे चलेगा। अच्छा वाइसा वर्सा, अगर यूएसए में टैक्स पेएबल है और उसकी असेट इंडिया में, तो वो अपनी अथॉरिटी सीबीडीटी को बोलेगी, सीबीडीटी अपने टीआरओ को बोलेगा, टीआरओ प्रॉपर्टी बेच के पैसा सीबीडीटी को देगा, सीबीडीटी उस कंट्री में पैसा भिजवा देगी। तो दोनों कंट्री में इस तरीके से रिकवरी पॉसिबल है। और इसीलिए मेजॉरिटी लोग जो इनकम टैक्स या किसी भी एक्ट के अंदर लफड़ा करते हैं, फ्रॉड करते हैं, वो लोग हमेशा उस कंट्री में जाके अपनी प्रॉपर्टी रखते हैं जिसके साथ अपना रिकवरी का डीटीडब्ल्यू ना हो, जिस डीटीडब्ल्यू में रिकवरी का क्लॉज ना हो। फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का डीटीडब्ल्यू जो भी है टैक्स अवॉइडेंस का क्लॉज है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का क्लॉज नहीं है, रिकवरी का क्लॉज नहीं है। इसीलिए स्विस बैंक में लोग अकाउंट ओपन करते हैं कि वहां पे जो पैसा होगा वो अटैच नहीं हो पाएगा, वो रिकवर नहीं हो पाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंच नहीं पाएगी। दैट इज द रीजन कि इस तरीके की कंट्री हम लोग आइडेंटिटी, यानी देखो फ्रॉड करने के लिए भी पढ़ना पड़ता है, सारे डीटीडब्ल्यू देखने पड़ते हैं कि कहां पे वो पॉइंट नहीं है रिकवरी का उस कंट्री। अच्छा हाँ, पर मान लो बाद में रेट्रोस्पेक्टिव डीटीडब्ल्यू बना तो आप फंस गए। दैट इज द इशू जो हमारी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है स्विट्जरलैंड के साथ रेट्रोस्पेक्टिव तारीख से अमेंडमेंट करने का, कि रिकवरी और इंफॉर्मेशन पास ऑन करने का, अभी तक हुआ नहीं है। व्हाट अबाउट यूके? यूके इज हैविंग द सेम, वहां पे इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है पर रिकवरी नहीं हो सकती है। यूके में रिकवरी नहीं है, इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है। भले नेगेटिव इंटरेस्ट है तो भी लोग जाते हैं, देखो तो भी लोग अपने पैसे रखते हैं ना, नेगेटिव इंटरेस्ट है तो भी क्यों रखते हैं, क्योंकि वो सेफ है पैसे, थोड़ा ही इंटरेस्ट का पैसा जाता है बाकी सेफ है। तो देखो वेयर असेसी इज इन डिफॉल्ट प्रॉपर्टी इन कंट्री आउटसाइड इंडिया, टीआरओ विल सेंड सर्टिफिकेट टू द बोर्ड, बोर्ड बोले तो अपना सीबीडीटी, सीबीडीटी विल टेक नेसेसरी एक्शन, नेसेसरी एक्शन में वो क्या करेगा, उस कंट्री के बोर्ड के साथ बात करेगा और रिकवरी करवाएगा। Same way, if foreign country send the certificate to our board for property in India, board will send certificate to TRO in whose jurisdiction the property is situated. TRO will proceed to recover as if it is a certificate of 222, जैसे अपनी कंट्री का टैक्स है वैसे ही वो रिकवर करेगा शिद्दत से। Remit such amount to board after deduction of expense. देखो 10 लाख बेच के पैसा मिला तो पूरा 10 लाख नहीं भिजवाने का, अपना रिकवरी का खर्चा माइनस करके बाकी का पैसा भिजवाने का। ठीक है, अब ये पूरा चीज लिखने के बाद उनको रियलाइज हुआ हर जगह पे हमने रिकवरी ऑफ टैक्स वर्ड यूज किया है, तो इंटरेस्ट की रिकवरी कैसे करेंगे, पेनल्टी की रिकवरी कैसे करेंगे, उसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है। तो एक अलग सेक्शन बना दिया 229, इंटरेस्ट फाइन पेनल्टी शैल आल्सो बी रिकवर्ड एज द मोड्स रिटर्न। तो ऊपर जैसे टैक्स के बारे में लिखा है वैसे सब इंटरेस्ट फाइन पेनल्टी भी रिकवर हो सकती है। तो ये पूरा जो गार्निशी ऑर्डर से लेकर यहां तक का पॉइंट एक बार अच्छे से पढ़ लो। In case of sale of property is in surplus, balance excess is remitted to the assessee by authority। हाँ, बाकी का पैसा assessee को दे दिया जाएगा और जितना डिमांड है उतना ही पैसा गवर्नमेंट रखेगी। अच्छा मान लो कोई प्रॉपर्टी बेच देते हैं पुराने टैक्स की रिकवरी करने के लिए, तो वो प्रॉपर्टी बेचने के कैपिटल गेन का क्या? टीआरओ अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचता है या एओ या टीआरओ कोई मूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हैं वो टैक्स की रिकवरी करने के लिए, तो वो बेचने पे कैपिटल गेन भी तो आ सकता है। क्या वो कैपिटल गेन असेसी को टैक्सेबल होगा? यस, इट विल बी काउंटेड एज इफ असेसी हैज ट्रांसफर्ड दैट प्रॉपर्टी, और वो कैपिटल गेन उसको टैक्सेबल होगा। वो रिकवर क्यों करना है, उसका नॉर्मल टाइम जाने दो, रिटर्न भर के शायद वो खुद ही टैक्स भर दे, वो ना भरे तो रिकवर पे जाना। पहले रिकवरी को आपने जिस तरीके से जिस सी कैपिटल गेन तो इस साल का हुआ, उस साल का रिटर्न वो नेक्स्ट ईयर भरेगा, उसका फिर हम लोग टैक्स नहीं भरेंगे तो रिकवरी करेंगे। उसकी रिकवरी तो बहुत बाद में आने वाली है, पहले तो जो मेन टैक्स था जिसके लिए ये प्रॉपर्टी बेची उसकी रिकवरी होगी। कम चलती तो आप देख रहे हैं नहीं, हम लोग मिसलेनियस प्रोविजन में एक चीज पढ़ेंगे कि अगर आपने डिमांड नोटिस आने के बाद कम दाम में कोई चीज बेच दी, तो इन दैट केस हम जिसको आपने वो प्रॉपर्टी बेची उसके पास से वापस ले सकते हैं वो प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है।
नहीं, तो वो एसएससी को आएगी, पर टीटीआरओ जनरली ऐसा क्यों करेगा? उसको तो ये भी है ना कि मैं ज्यादा में बेचूं ताकि उसको कैपिटल गेन भी अट्रैक्ट हो, ताकि और ज्यादा टैक्स मिले। हाँ, पर अगर मान लो जेन्युइन रीजन के वजह से वो कम दाम में बेच देता है कि जो पैसा मिला वो, तो ठीक है। देयर इज नो राइट ऑफ एसएससी टू ऑब्जेक्ट एनीथिंग। टीआरओ जो करे वो बराबर। गार्निशी ऑर्डर में लोन इंक्लूड जरूर से होगा। यस, लोन का पैसा भी इंक्लूड होगा। किसी भी तरीके का पैसा जो किसी और से लेने का है, वो सब यहाँ पे इंक्लूड होगा। नहीं अथर्व, वो अपील करने के वक्त अगर तुमने स्टे ऑर्डर लिया है तो वो रिकवरी नहीं होगी। अगर अपील करते वक्त तुमने वो 20% ना भर के बोला कि स्टे प्रोसीडिंग्स भी नहीं करी, तो अपील भी चलती जाएगी, रिकवरी भी चलती जाएगी, दोनों चीज साथ में होगी। और इसलिए जनरली अपील के वक्त स्टे प्रोसीडिंग्स अप्लाई कर ही दी जाती है। गवर्नमेंट टू ग्रांट रिसिप्ट मीन्स लिख के देने का कि ये पैसा आ चुका है मिस्टर बी के पास से, ताकि मिस्टर ए उसके पास से वापस पैसा ना मांगे। यानी सिर्फ रिसिप्ट देने का, पावती, कोई पैसा आ गया। हाँ, पर्सनल अटैच भी। डायरेक्टर्स वगैरह का प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में डायरेक्टर्स हैज एन नंबर ऑफ लायबिलिटी, पब्लिक लिमिटेड में नहीं। नहीं नहीं नहीं, अटैच कंपनीज एक्ट के अंदर हो सकता है, इनकम टैक्स में नहीं हो सकता। इसीलिए तो वो लोग कंपनी ओपन करते, वरना फर्म ओपन ना करते। फर्म में पार्टनर की लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है। ओन्स द मनी यानी जिसने आपका पैसा लिया हुआ है। हु ओन्स द मनी? सो बेसिकली मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लोन दिया था, तो मिस्टर बी ओन्स द मनी ऑफ मिस्टर ए। गवर्नमेंट कैन आस्क द मनी फ्रॉम मिस्टर बी। नहीं 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 नहीं, अगर फाइनल प्रोसीडिंग्स में अमाउंट इंक्रीज होती है तो वो इंक्रीमेंटल अमाउंट का सर्टिफिकेट वापस ड्रॉ किया जाएगा, पुराना सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, वो कैंसिल नहीं होगा। हाँ, अगर मिस्टर बी फॉल्स स्टेटमेंट देता है और वो आपको पैसा नहीं देता, तो उसके सामने भी 222 से 225 चालू हो जाएगा। 222 से 225 का मतलब होता है टीआरओ वाला पॉइंट। देखो, 222 से 225 रिकवर, दे हैव नॉट मेंशन 226 ओवर हियर। गार्निशी ऑर्डर कम्स अंडर 226। तो आप मिस्टर बी के डेटर तक नहीं पहुंच सकते। मिस्टर बी के पास से रिकवरी सिर्फ टीआरओ कर सकता है, उसके लिए 226 अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए 222 से 225 अप्लाई होगा। गार्निशी ऑर्डर कम्स अंडर 226। स्टेट गवर्नमेंट वाला पॉइंट क्या है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद रिकवरी नहीं करना चाहता, तो वो उस स्टेट गवर्नमेंट को पास ऑन कर सकता है कि तू रिकवरी करके दे, सिंपल। और अब वो पैसों की रिकवरी स्टेट गवर्नमेंट करके देगा और वो पैसा इनकम टैक्स को ट्रांसफर करेगा। और वो लिखा क्यों? स्टेट गवर्नमेंट मना नहीं कर सकता। इट शैल बी बाइंडिंग फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू सो। इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कि वो इनकम टैक्स की रिकवरी करवा के दे दे। फाइन, सो 30 डेज में पेमेंट करो, वरना हर महीने का 1% इंटरेस्ट पेमेंट करोगे वहां तक का। अगर उसके बाद भी नहीं किया तो असेस इन डिफॉल्ट माने जाओगे, पेनल्टी लगेगी अप टू 100% ऑफ टैक्स अमाउंट। अगर फ्यूचर में आपका टैक्स बढ़ता है तो नोटिस डिमांड अलग से इश्यू की जाएगी फॉर एडिशनल अमाउंट। अगर कम होता है तो इंटीमेशन देके ओरिजिनली उतना रिड्यूस हो जाएगा और बाकी का इंटरेस्ट वगैरह रिकैलकुलेट हो जाएगा। अगर फिर भी पे नहीं करोगे तो रिकवरी स्टार्ट होगी। टीआरओ रिकवरी कर सकता है 222 से 225। कुछ केसेस में एओ खुद भी रिकवरी कर सकता है 226। अच्छा, टीआरओ के पास भी 226 के पावर है डिस्पाइट ऑफ 222 से लेकर 225। दूसरी कंट्री में असेट है तो उसके पास से भी रिकवरी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को भी बोल के रिकवरी करवा सकते हो। दैट इज ऑल द रिकवरी वाला पॉइंट। पर अगर आपने स्टे पिटीशन फाइल की है और अपील चल रही है, तो जब तक वो अपील चलेगी तब तक रिकवरी नहीं होगी। अपील खत्म हो जाएगी और आपके फेवर में जजमेंट नहीं आया तो जाके फिर वही रिकवरी वापस से रीस्टार्ट हो जाएगी, रेज्यूम हो जाएगी। वो नई रिकवरी स्टार्ट नहीं होगी, पुराने सर्टिफिकेट से ही वो कंटिन्यू होगी। So that was all about collections and recovery, a topic from the chapter TDS TCS Advanced Tax. It is not a separate chapter in the module. TDS TCS Advanced Tax वाले chapter का एक part है।
लायबिलिटी इन सर्टेन केसेस चालू कर रहा हूँ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एग्जीक्यूटर्स वगैरह। एक छोटे से ब्रेक के बाद विल सी यू एट 8:42।